कहानी के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि इस दुनिया में ड्रैगन्स ताकत और स्किल्स में इंसानों से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि उनके खून में एक प्राचीन जादू होता है। इंसान के पास सिर्फ दो तरीके थे एक ड्रैगन को मारने के लिए, या तो उसे सीधा धूप में लाना पड़ता है या उसके दिल को सिल्वरीन से काटना पड़ता है। सिल्वरीन एक ऐसा मटेरियल था जो जब भी किसी ड्रैगन के माना से टकराता है उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। इसी वजह से जिन लोगों के पास ड्रैगन से लड़ने की एबिलिटीज होती है वो ड्रैगन हंटर्स कहलाते हैं। लेकिन फिर भी ड्रैगन्स आसानी से शहरों पर हमला कर देते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। लाखों लोगों की जान गई है, जिनमें ड्रैगन हंटर्स भी शामिल थे। पूरे किंगडम में सिर्फ एक ही इंसान बचा होता है जिसका नाम होता है वैगना। वो अकेला सर्वाइवर था। वैगना सोचता है कि अल्टीमेसिया जो ड्रैगन ब्लड का लीडर था वो कहाँ मिलेगा। उसने तय कर दिया था कि वो उसे हराएगा और उसके हर जुल्म का बदला लेगा। उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन जब उसने अल्टीमेसिया का सामना किया तो उसे बुरी तरीके से हरा दिया गया था। वो कमजोर था, वो सिर्फ बदसूरत, अनाथ और एक बेकार इंसान था। उसके माँ बाप को ड्रैगन्स ने उस वक्त खा लिया था जब वो सिर्फ 3 साल का था, और जब कुछ रिश्तेदारों ने उसे गोद लिया एक दिन बाद उन्हें भी ड्रैगन्स ने खा लिया। उसके बाद उसे एक अमीर परिवार को बेच दिया गया और कुछ महीने बाद सोचो क्या हुआ, ड्रैगन्स आए और उन्हें भी खा गए। भाई आखिर में ना सिर्फ वो बेघर हो गया बल्कि लोग उसे चिढ़ाने भी लगे। सभी कहने लगते हैं कि जहाँ भी रैगना जाता है वहाँ ड्रैगन्स आ जाते हैं और सबको मार देते हैं बस इसे छोड़कर, जैसे उस पर कोई श्राप लग गया हो कि जिस किसी से भी वो प्यार करेगा या लगाव रखेगा उसकी मौत हो जाती है। 8 साल बाद भी ये श्राप उसका साथ था। हाँ, वह ड्रैगन ब्लड लाइन से हार गया था लेकिन जिंदा था। जिंदा रहना भी उसके लिए एक सजा बन गया था। वो जीना नहीं चाहता था। ड्रैगन्स भी उसे मारना चाहते थे लेकिन अल्टीमेसिया ने उन्हें रोका। वो रैगना का पास्ट जानती थी कि कितनी बार उसने ड्रैगन्स के खिलाफ जिंदा बचकर दिखाया। अल्टीमेसिया को लगा कि ये सब भगवान की मर्जी है, और अगर ये भगवान की मर्जी थी तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, भगवान रैगना को अपना नया सेवक बनाना चाहता है। अल्टीमेसिया ने अपने खून से एक तलवार बनाई और उससे उसके अंदर डाल दिया। उसने बताया कि अब रैगना सब कुछ भूल जाएगा क्योंकि अब से रैगना खुद एक ड्रैगन बनने जा रहा है। रैगना दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है जैसे उसका पूरा शरीर अंदर से जल रहा हो। ड्रैगन का खून उसके शरीर में घुलने लगता है, लेकिन बस यही नहीं, उसकी हर एक याद है, डर और नफरत धीरे धीरे मिटने लगती है। तभी एक चेहरा उसके दिमाग में उभरता है, लियोनिका। वो उसे उस दिन मिली थी जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। लियोनिका ने उससे बचाया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ लेनिका, एक ड्रैगन हंटर, और वो उससे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है। रैगना डरा हुआ था, उसे लगा कि बाकी सब की तरह वो भी मर जाएगी और वो फिर से अकेला रह जाएगा, लेकिन लेनिका ने उसे यकीन दिलाया, मैं ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं नहीं मरूंगी, सिर्फ कमजोर मरते हैं। रैगना को आखिरकार कोई मिल गया था जो उसके साथ जिंदा रह सके। वो दोनों साथ मिलकर ड्रैगन हंटिंग पर जाने लगे, लेकिन असल में सारा काम तो लेनिका ही करती थी क्योंकि रैगना अभी भी एक डरपोक था। उसने सालों तक ड्रैगन्स को कब्जे में रखा और अपने शहर की सबसे बेहतरीन ड्रैगन हंटर बन गई। रैगना की आंखों में वो एक हीरो बन गई थी। अब लेनिका को ये नहीं लगता था कि वो किसी श्राप का शिकार है, और ये सब लेनिका की वजह से था, इसीलिए उसने अपनी जिंदगी उसकी देखभाल में लगा दी। वो अब भी एक कमजोर इंसान था, लेकिन वो चाहता था कि वो अपने हीरो के लिए एक काम का कमजोर इंसान बन सके। उसने चुपके से ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, हालांकि उसमें ड्रैगन हंटिंग का बिल्कुल भी टैलेंट नहीं था। वो कभी भी लेनिका जैसा नहीं बन सकता था, लेकिन जब तक वो उसकी मदद कर सके अपनी मौत से पहले, उसके लिए वो काफी था। एक दिन शहर पे एक सुपीरियर ड्रैगन ने हमला कर दिया था जिसका नाम था ग्रीमवेल। लेनिका तुरंत उससे लड़ने के लिए निकल पड़ी और रैगना भी उसके पीछे पीछे गया। उसने देखा कि लोग चारों तरफ मर रहे हैं। रैगना ने ग्रीमवेल को देखा जो ब्लड मैजिक का यूज करता था, जिसे वो ब्लेड्स या फ्लेम्स में बदल सकता था। रैगना ने उस पर चुपके से हमला किया, लेकिन उसकी तलवार टकराते ही टूट गई। ग्रीमवेल ने काउंटर अटैक किया ब्लड फ्लेम से और उसे नदी में फेंक दिया। ये देखकर लेनिका बहुत गुस्से में आ गई। उसने ग्रीमवेल का सामना किया और उसे धमकी दी कि वो उसे खत्म कर देगी। लेनिका ने उस पर हमला किया और बहुत जोरदार तरीके से लड़ाई की, लेकिन वो कमजोर ड्रैगन जैसा नहीं था जिसे वो एक बार में गिरा पाती थी। ग्रीमवेल अपना पूरा पावर तक यूज नहीं कर रहा था और फिर भी लेनिका थक गई बिना उस पर कोई वार किए। वो इतना ताकतवर था कि लेनिका ये तक सोचने लगी क्या वो एक ड्रैगन गॉड है। ये सुनकर ग्रीमवेल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा कि ड्रैगन गॉड के समान में उसे कंपेयर करना एक इंसल्ट है। उसने लेनिका पर ब्लड फ्लेम से हमला किया, लेकिन लेनिका हमेशा बैटल मोड में अलर्ट रहती थी तो वो तुरंत बच गई। फिर ग्रीमवेल उसे ड्रैगन्स के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि वो ब्लड लाइन का 10th नंबर का ड्रैगन है, यानी सबसे लोएस्ट सुपीरियर ड्रैगन। उसने ये भी बताया कि किंगडम क्यों तबाह होगा, और ये सुनकर लेनिका हैरान हो गई। उनकी जिंदगी एक छोटी लड़की के मूड स्विंग पर डिपेंड कर रही थी। ड्रैगन्स के लिए ये अटैक सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि उनकी नजर में ड्रैगन हंटर्स कोई खतरा नहीं थे, इंसान उनके लिए कुछ भी नहीं थे। ग्रीमवेल आराम से हंसने लगा और फिर लेनिका पर हमला किया, पर अफसोस की बात यह थी कि उसने उसे मार दिया। रैगना को नदी से बचा लिया गया था और तब तक वो होश में आ चुका था। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उसकी हीरो उसके सामने मर गई थी, इसीलिए
उसे लगा कि श्राप अब भी उसके साथ है। ग्रीमल ने शहर के हर इंसान को मार दिया, लेकिन रेगना बचा रहा। वो पूरी तरीके से टूट गया था और उसके दिल में ड्रैगन्स के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर गई थी कि उसने ठान लिया था कि वो पूरी दुनिया के हर एक ड्रैगन को मार देगा। उसे बदला लेना था, इसलिए उसने बिना रुके सालों तक ट्रेनिंग की। वो कई बार मौत के करीब गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने नए साथी बनाए, लेकिन सब एक एक करके मर गए। सिर्फ वो ही जिंदा बचा रहा। वो हर किसी को खोता गया, लेकिन कभी रुका नहीं। उसने अपनी जिंदगी भर का दर्द सिर्फ इसीलिए नहीं सहता कि वो अल्टीमेसिया के द्वारा ड्रैगन बनाया जाए। इसीलिए उसने वो रिचुअल को रोक दिया, अपने दिल में सिल्वरिन तलवार घुसाकर। इससे उसकी मौत हो गई। अल्टीमेसिया निराश हो गई और अपनी ब्लड लाइन के साथ चली गई। उसके तुरंत बाद क्रिम्सन आया, पहला ड्रैगन मोनार्क, और उसने रेगना को जिंदा कर दिया। क्रिम्सन उसके होश में आने से पहले ही चली गई। रेगना वापस ट्रेनिंग पर लग गया और इसने इस बार और ज्यादा मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे ज्यादातर बैटल्स में हार मिली थी। वो अभी तक उतना ताकतवर नहीं बना था, लेकिन धीरे धीरे उसने जीतना शुरू कर दिया था और वो ऐसे जीत रहा था कि जैसे कभी उसने हार देखी ही ना हो। उसने ये काम सालों तक किया, तब तक उसकी सिल्वरिन तलवार उसके शरीर के साथ पूरी तरीके से जुड़ गई थी। अब उसके अपने शरीर से सिल्वरिन निकलने लगा। उसने इंसानों की लिमिट्स को पार कर दिया था और सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर बन गया था और अब वो ड्रैगन मोनार्क के बराबर था। अब वो इतना ताकतवर बन गया था कि वो सब कुछ और सबको बचा सकता है, लेकिन वही बात है कि बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वो हर दिन खुद को बेकार महसूस करता था। लेकिन कुछ दिन बाद क्रिम्सन उससे मिलने आया। रेगना ने हमेशा की तरह तुरंत क्रिम्सन को मारने की कोशिश की, लेकिन क्रिम्सन के पास कई शरीर थे और वो इमोर्टल लग रही थी। फिर क्रिम्सन ने एक बड़ी बात बोली कि रेगना उसके साथ मिले और उसकी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करे, और वो इच्छा भी वही थी जो रेगना की थी, हर एक ड्रैगन को मार देना। रेगना हैरान हो गया था, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्रिम्सन ने फिर बताया कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो आखिरी जिंदा बचे ड्रैगन को रेगना को ही मारना होगा, और वो होगा खुद क्रिम्सन। रेगना ने बिना किसी झिझक के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और एक ड्रैगन हंटर रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। लेकिन ये प्रोसेस कुछ ज्यादा वक्त ले रहा था। वो चाहते थे कि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से हो, इसीलिए उन्होंने एक आइडिया निकाला, रेगना को पास्ट में भेजना और वो अपने छोटे वाले वर्जन को अपनी नई पावर्स देना। रेगना उस रात में वापस आ जाता है जब अटैक हुआ था, बिल्कुल उस वक्त जब लेनका मरने वाली थी। ग्रीमल्ड अभी भी लेनका को समझा रहा होता है कि ड्रैगन्स के नजर में ह्यूमंस की कोई औकात नहीं है। छोटा रेगना अभी भी नदी में पड़ा होता है, तभी बड़ा रेगना आता है और उसे अपने तबाह कर देने वाली सभी यादें दिखाता है, इंक्लूडिंग वो पल जब लेनका मर जाती है। फिर वो अपनी तलवार से उसे छेड़ देता है, अपनी सारी पावर्स उसमें ट्रांसफर करने के लिए, ताकि लेनका और सबको बचा सके। जैसे वो पावर उसमें एंटर करता है, छोटा रेगना बहुत ज्यादा दर्द महसूस करता है, इतना ज्यादा दर्द कि वो जोर से चीखने लगता है। ये देखकर ड्रैगन हंटर्स उसे तुरंत बचाते हैं। उसी वक्त जब ग्रीमल लेनका पर हमला करने वाला होता है और उसे मार देना चाहता है, रेगना होश में आ जाता है और वो तुरंत सभी ड्रैगन्स को बिना किसी मेहनत के फ्रीज कर देता है। उसका पूरा हुलिया बदल चुका था और वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड लग रहा था, एक गॉड की तरह। सिल्वर एंड ऑरा जो उसके शरीर से निकल रहे थे, ये देखकर ग्रीमवर्ल्ड इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका हमला बीच में ही रुक जाता है। वो इस भयानक ऑरा का कंपैरिजन ड्रैगन मोनार्क से कर रहा था और जब वो देखता है कि ये रेगना से आ रही है तो वो पावरफुल बनने की एक्टिंग करता है और अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन रेगना उसे भी तुरंत फ्रीज कर देता है और एक ही झटके में उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेनका वहीं पर खड़ी ये सब कुछ क्रेजी पावर देख रही होती है। वो अभी भी जिंदा होती है, जो रेगना के लिए खुशी की बात होती है। वो भाग के उसे गले लगाता और उसके हाथों में बेहोश हो जाता है। अगली सुबह शहर पर एक और अटैक होता है, इस बार एक फॉरेस्ट ड्रैगन तैमरुक टफ के द्वारा। रेगना भी सो रहा होता है, लेकिन लेनका तुरंत निकल जाती है लोगों को बचाने के लिए। जंगल के पेड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो गए हो। वो लगातार लेनका पर हमला कर रहे थे। वो इतने आगे बढ़ गए कि रेगना के रूम तक पहुंच गए और उस पे भी हमला करने की कोशिश की। जब लेनका ने ये देखा तो वो तुरंत वापस मुड़ गई उसकी मदद करने के लिए। चलते हुए लेनका के रास्ते में कुछ और पेड़ आ जाते हैं, लेकिन जैसे वह उस पर अटैक करने वाले थे, रेगना जाग जाता है। उसने तुरंत उन पेड़ों को फ्रीज कर दिया और तेमरुक को लोकेट किया जो जंगल में कुछ मेट्स को खा रहा था। रेगना बिना सोचे समझे तुरंत उस पर अटैक करने निकल पड़ा, जो लेनका को चिंता में डाल गया। वो उसके पीछे गई, लेकिन रेगना अब इतना ज्यादा तेज हो चुका था कि वो उसकी रफ्तार तक नहीं पकड़ पाई। जब रेगना टेमरुफ के पास पहुंचता है तो उसने उसे एक जबरदस्त किक मारा और उसे जंगल के उस पार उड़ा देता है। उसे एहसास होता है कि वो इंसान असल में क्रिम्सन, पहले का ड्रैगन मोनार्क, जो अब एक दूसरे भेष में था। रेगना को लगता है कि क्रिम्सन उसे ढूंढने आया है, लेकिन क्रिम्सन खुद कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और ये पागल लड़का कौन है। लेकिन रेगना के पास अपने पुराने वाले वर्जन की याद होती है, इसीलिए उसे पता चल जाता है कि क्रिम्सन हमेशा ऐसा ही था। लेनका भी कुछ
कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच जाती है, पर तब तक टेम्ब्रुटप उन पर हमला कर देता है। लेनिका तुरंत बैटल पोजीशन ले लेती है उससे लड़ने के लिए, लेकिन रेगना उसे भी तुरंत निपटा देता है। वो उसे एक सिल्वरिन बॉम्ब खिला देता है जो उसे एक्सप्लोज कर देता है और पूरा जंगल तबाह हो जाता है। लेनिका रेगना की तबाही देखकर हैरान हो जाती है। वो मजाक में कहते हैं कि अब उसके लिए रेगना तक पहुंचना मुश्किल हो गया है, लेकिन रेगना सीधा कह देता है मुझे छोड़ दो और देश छोड़कर चली जाओ। लेनिका अचानक शॉक रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि रेगना ऐसा क्यों कह रहा है। वो समझने से भी इनकार करती है और चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं लीडर हूँ और कमांड देने का हक सिर्फ मुझे है। रेगना हैरान रह जाता है। लेनिका हमेशा शांत, ताकतवर और सही होती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि ये सबसे बेहतर फैसला है। तभी रियलिटी और गिल्ट रेगना पर छाने लगते हैं। हाँ, लेनिका का स्ट्रॉन्ग काम है, लेकिन वो एक बच्ची भी है, एक छोटी सी लड़की जिसे मजबूरन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ा अपने कमजोर और बेकार दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। रेगना जानता है कि अगर लेनिका उसके साथ रही तो वो मर जाएगी, इसीलिए उसे एक डिसीजन लेना होगा और वो डिसाइड करता है कि वो उसे बचाएगा। वही वर्ड्स यूज करके जो कभी उसने रेगना के लिए कहे थे, जो कमजोर है वो मरता है। और ये सुनकर लेनिका रो पड़ती है। वो रेगना से अलग नहीं होना चाहती। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है और सोचती है कि वो अपनी ताकत प्रूफ करके दिखाएगी। लेकिन सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर की तलवार रेगना सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। रेगना लेनिका को बाकी ड्रैगन हंटर के साथ देश छोड़ने पर मजबूर करता है और उसे जाते हुए देखता है, खुद रोते हुए। जब लेनिका देश छोड़कर चली जाती है, रेगना क्रिम्सन की तरफ मुड़ता है। क्रिम्सन घर जाना चाहती है, लेकिन रेगना बार बार कहता है कि वो पहले का ड्रैगन मोनार्क है। लेकिन ये बात उसे समझ नहीं आती, क्योंकि क्रिम्सन अभी भी जिंदा है, चाहे धूप से उसका कांटेक्ट हो या ना हो। क्रिम्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी तक इसलिए नहीं मरी क्योंकि अब वो विंग्ड मोनार्क नहीं रही। क्रिम्सन इस बात को इग्नोर करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक रेगना गिर जाता है। उसे तेज बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिम्सन भी रुक जाती है, क्योंकि रेगना ने पहले उसकी जान बचाई थी। बाद में रेगना होश में आ जाता है और क्रिम्सन उससे पूछती है ड्रैगन्स के किंगडम डिस्ट्रॉय करने के प्लान के बारे में। रेगना समझाता है कि इसी वजह से उन्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। उन्हें विंग्ड मोनार्क यानी अल्टीमेशिया को भी मारना होगा, जो सभी ड्रैगन्स को लीड करता है। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये सब मजाक है, लेकिन रेगना बिल्कुल सीरियस है। वो कहता है कि उनका फ्यूचर वर्जन ये कर चुका है, इसीलिए ये अब भी पॉसिबल है, लेकिन इस बार और भी जल्दी करेंगे क्योंकि इस बार क्रिम्सन मिल गया है। क्रिम्सन मुड़ के सोचता है रेगना उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है। वो उस फ्यूचर के बारे में सोचता है जिसका रेगना बार बार जिक्र करता है, लेकिन उसके लिए तो वो फ्यूचर आया ही नहीं है। वो असल में इन सबको इंटरेस्टिंग मानते हैं। जब रेगना बेहोश था, क्रिम्सन ने उसका शरीर एनालाइज किया। उसने देखा कि रेगना की बॉडी एक सिल्वरिन तलवार के साथ फ्यूज हो चुका है। रेगना सिल्वरिन जनरेट कर सकता है और उसका पोटेंशियल बहुत भयंकर है। क्रिम्सन एक चालाक इंसान है, तो वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि इस नए तरीके से ड्रैगन्स को कैसे हराया जा सकता है। फिर वो रेगना की तरफ देखता है, अभी भी एक मासूम सी छोटी लड़की होने का नाटक करते हुए। तभी वो दोनों कुछ इंफीरियर ड्रैगन को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। वो ड्रैगन सीधा लेनिका की ग्रुप की तरफ जा रहे होते हैं और रेगना ये होने नहीं दे सकता। रेगना तुरंत क्रिम्सन को उठाता और उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ता है जहाँ ड्रैगन जा रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो क्रिम्सन से पूछता है क्या ऑर्डर्स हैं। क्रिम्सन कहता है इन ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा दो। रेगना बिना किसी हिचकिचाहट के एक ड्रैगन को इतनी जोर से किक मार देता है कि वो जमीन पर गिर जाता है और बाकी सभी ड्रैगन्स रुक जाते हैं। फिर वो अपना सिल्वरिन रिलीज करता है। उसके आसपास कई तलवारें हवा में बन जाती हैं और उन्हें एक ड्रैगन्स को चेयर देने के लिए भेज देती हैं। उनके अटैक करने से पहले वो ड्रैगन तुरंत फ्रीज हो जाता है। एक स्वॉर्ड उड़ते हुए क्रिम्सन के पास जाती है जो उसे पकड़ लेती है। क्रिम्सन उस स्वॉर्ड को ध्यान से देखता और कहता है एक तरह का कचरा ही लग रहा है, लेकिन फिर भी सिर्फ रेगना की पावर्स की वजह से ये स्वॉर्ड सिर्फ छूने से ही एक ड्रैगन को फ्रीज कर सकती है। ये स्वॉर्ड सुपीरियर ड्रैगन्स को भी हरा सकती है अगर ये मिड लेवल ड्रैगन हंटर्स के पास हो। क्रिम्सन तुरंत समझ जाती है कि रेगना की पावर्स उसकी सोच से भी बहुत ज्यादा गहरी है। वो सोचने लगती है अगर मेरे पास इन तलवारों की एक आर्मी हो तो मैं पूरी ड्रैगन जाति पर राज कर सकती हूँ। उसके बाद वो स्लाइम की वोमिट करने लगती है एंड उन्हें मॉन्स्टर पर अटैक करने का ऑर्डर देती है। स्लाइम स्पीड से जाते हो और मॉन्स्टर से पूरी तरह से लिपट जाते हो और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्रिम्सन अब डिसाइड करती है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करेगी और रेगना के साथ मिलकर काम करेगी, लेकिन वो एक शर्त रखती है और शर्त ये है कि रेगना को एक स्पेशल पॉइजन पीना होगा जो उसे तुरंत मार देगा अगर उसने कभी धोखा दिया तो। क्रिम्सन असल में थोड़ा सा रेगना की पावर से डरी हुई होती है, इसीलिए उसे गारंटी चाहिए। तभी रेगना बिना कुछ सोचे समझे उस पॉइजन को पी जाता है, जिससे क्रिम्सन भी हैरान रह जाती है। उसके बाद क्रिम्सन आराम से बैठ जाती है और रेगना से बात करती है और बोलती है कि मेरा प्लान ये है कि हम पूरी ड्रैगन प्रजाति को खत्म कर देंगे, फिर मैं ड्रैगन गॉड को भी हराऊंगी एंड तुम उसके बाद मुझे खत्म कर देना। अगले दिन वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक ग्रुप मिलता है जो कुछ ड्रैगन
ड्रैगन से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। रैगना तुरंत उन ड्रैगन्स को खत्म कर देता है, जिससे वो पूरा ग्रुप हैरान रह जाता है। काम खत्म होने के बाद क्रिम्सन रैगना के पास आती है। चलो अब तुम्हारा सिल्वरीन बैटल आर्ट्स एक्शन में देखते हैं। फिर वो लोग ग्रुप को देखते हैं, जिसका लीडर माइकल कुछ बच्चों को संभाल रहा होता है। क्रिम्सन आगे बढ़ती है और सबको तसल्ली देती है, अब तुम लोग सेफ हो क्योंकि रैगना द रिपर ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। फिर वो रैगना को इंट्रोड्यूस करती है। ये है रैगना, एक मॉन्स्टर ड्रैगन हंटर जिसने कई सुपीरियर ड्रैगन को हरा दिया है। माइकल अपना इंट्रोडक्शन देता है और दोनों के सामने घुटनों पर बैठ जाता है, उनसे मदद मांगता है। वो चाहता है कि ये दोनों एक सुपीरियर ड्रैगन को हरा था जो उनके शहर तोरियर पर हमला कर चुका है। उन्हें शहर से भागना पड़ा था जब अचानक एक बड़े से टोर्नेडो ने अटैक किया। उस टोर्नेडो को बनाया था एक बिग मैजिक वाले सुपीरियर ड्रैगन ने, जिसका नाम था डिजेस्टर्ड, जो विंग ब्लड की थर्ड सीट है। क्रिम्सन उस ड्रैगन को जानता है और एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो हवा का यूज करके खुद को छुपा लेता है। रैगना तुरंत मोटिवेट हो जाता है और कहता है कि वो अभी जाकर डिजेस्टोस का सामना करेगा, लेकिन उसी वक्त क्रिम्सन उसे रोक देती है और हल्का सा जमीन पर ढकेल देती है। वो जानते हैं कि रैगना हिल नहीं सकते क्योंकि क्रिम्सन ने उसे टेम्परेरी पैरालाइज कर दिया है अपने प्लान्स में उसके इंटरफेयर करने से रोकने के लिए। क्रिम्सन फिर उस ग्रुप से कहते हैं कि रैगना अभी हेल्प नहीं कर सकता है क्योंकि वो इंजर्ड है। तो ग्रुप वाले क्रिम्सन से हेल्प मांगते हैं। उनका कहना है कि वो अपनी हर एक चीज दे देंगे, अपने सारे सोर्स तक भी, बस उनकी मदद करो। लेकिन क्रिम्सन मना कर देती है। इवन जब वो सब कुछ देने के लिए भी रेडी हो जाते तो भी वो जानती है कि ये लोग डेस्परेट है एंड गिल्टी फील कर रहे हैं क्योंकि वो टोरियर से भाग आए हैं और वहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब इन्हें अफसोस होता है और क्रिम्सन उनके गिल्ट को और बढ़ा रही होती है। वो डिटेल में बताती है कि जब ये लोग वहाँ से भाग रहे थे तो क्या क्या हुआ था। माइकल और बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो घुटनों पर गिर जाता और रो रो कर कहता है, हाँ ये सब सच है, लेकिन मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पावर अगर मेरे पास होते जो रैगना और क्रिम्सन के पास है तो मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और यही बात क्रिम्सन सुनना चाहती थी, तो वो माइकल को एक तलवार देती है, एक ऐसी पावर के रूप में जो उसे ड्रैगन्स का काम तमाम करने में मदद करेगी। माइकल बिना किसी झिझक के तलवार ले लेता है और उसके पीछे बाकी ड्रैगन हंटर्स भी खड़े होकर उसका सपोर्ट करते हैं। अब क्रिम्सन के पास एक ऐसा ग्रुप है जिसे वो लड़ाई के मैदान में कंट्रोल कर सकती है। मिशन कंप्लीट। वो सबको वापस स्टोरियर ले जाती है और एक मैजिक दरवाजे के थ्रू एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारे गन्स होते हैं। ये सबसे कूल चीज होती है जो उन लोगों ने कभी देखी होती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज होती है वो होती है बुलेट, जो सिल्वरिन से इन्फ्यूज्ड होती है, वो भी रैगना रिपर के द्वारा दी गई सिल्वरिन से। स्लाइम भी काफी यूजफुल साबित होता है। वो डिजेस्टोस के मूवमेंट को स्ट्राइक करता है। क्रिम्सन एक टाउन के करंट स्टेटस का सिमुलेशन बनाता है जो दिखाता है कि टोर्नेडो अभी भी एक्टिव है और कुछ सर्वाइवर्स अभी भी जिंदा हैं। क्रिम्सन महसूस करता है कि डिजेस्टोस सिर्फ टाइम पास कर रहा है क्योंकि उसे उस शहर को तबाह करने का ऑर्डर मिला है। फिर वो एक प्लान बनाती है। सुबह वो ड्रैगन हंटर्स को एक मोटिवेशनल स्पीच देती है। सब मोटिवेट हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं उनके बैटल के लिए। वो निकल पड़ते हैं और थोड़ी देर बाद डिजेस्टोस को ढूंढ निकालते हैं। क्रिम्सन एक लाउड स्पीकर का यूज करके उसे चिढ़ाती है और विंग मोनार्क अल्टीमेसिया की इंसल्ट करती है। डिजेस्टोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि क्रिम्सन ने अल्टीमेसिया का अपमान किया। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उनका पीछा करना शुरू कर देता है और यही तो क्रिम्सन चाहती थी। वो वहाँ से भागने लगती है और अपनी गाड़ी की स्पीड और तेज कर देती है, लेकिन डिजेस्टोस अभी भी उनके पीछे है। वो उस पर रैपिड फायर करती है जिससे डिजेस्टोस का टोर्नेडो कमजोर पड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं। उसी मूवमेंट में टोर्नेडो रुक जाता है और खुल जाता है। डिजेस्टोस हवा में उछलता है जिससे सूरज की रोशनी उस पर पड़ती है। वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। लेकिन सच ये होता है कि रैगना ने उस ब्रिज को सिल्वरिन से इन्फ्यूज कर दिया था। इससे पहले कि डिजेस्टोस समझ पाए, एक जायंट स्लाइम हाथ के फॉर्म में उसे पकड़ता है और उसे जॉइंट सिल्वरिन एरो पर चिपका देता है। डिजेस्टोस कभी अपने लाइफ में इतना कंफ्यूज नहीं हुआ था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि डिजेस्टोस एकदम से एक ही जगह पर जमा रहा। वो एरो जिस पर वो चिपका हुआ था उसे 5 नाइट्स खड़े होकर पकड़े हुए हैं। वो अपने विंड मैजिक समन करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। यहाँ तक कि वो एरो को पिघला भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मैजिक अब कमजोर हो चुकी है। वो लोग नाइट्स एरो को पकड़ते हैं जब तक पूरा सूरज निकलकर उसे जला नहीं देता। वो सिल्वरिन की ठंड और सूरज की गर्मी से दर्द से चिल्लाने लगता है। अचानक वो जमीन जहाँ से एरो था किसी ताकत के कारण उखड़ जाती है और नीचे गिर जाती है। डिजेस्टोस और नाइट उसके हाथ से नीचे गिरते हैं। एरो टूट जाता है और उसका हेड सीधे डिजेस्टोस के सीने में घुस जाता है। अब वो आजाद हो जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो एरो का हेड अपने सीने से निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त उसकी पीठ उसके दुश्मन की तरफ होती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि क्रिम्सन उसे व्हीकल से कुचल देता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद उसे जला दिया जाता है। वो जलकर राख हो जाता है और उसका सर काट दिया जाता है। क्रिम्सन इस हार का पूरा क्रेडिट लिस के एंकर
को देता है। इतना गुस्सा होने के बावजूद भी उसने फुल पावर में अटैक नहीं किया, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन उसकी ये लापरवाही सिल्वरीन और सनलाइट जितनी ही खतरनाक साबित हुई। बैटल के बाद क्रिम्सन ड्रैगन हंटर्स और सर्वाइवर्स को खाना, व्हीकल और वेपन्स दे दिया ताकि वो शहर छोड़ सके। जब सब निकलने वाले होते हैं, क्रिम्सन एक स्पेल कास्ट कर दिया जिससे सब लोग उसके बारे में भूल जाएंगे। माइकल रैगना को धन्यवाद करता है उसकी मदद करने के लिए और रैगना उसे और बाकी सभी ड्रैगन्स को हराने के लिए शाबाशी देती है। सब खुश हो जाते हैं, वो हाथ मिलाते हैं और ड्रैगन हंटर ग्रुप शहर से चला जाता है। बाद में क्रिम्सन एक रेडियो निकालता है और एक अनाउंसमेंट सुनाता है जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। उसमें बोला जाता है कि बॉर्डर पर ड्रैगन अटैक हो गया है और सभी लोगों को कैपिटल में रखा जाए क्योंकि वो सेफ है। किसी को भी बॉर्डर के पास जाने की इजाजत नहीं है। रैगना सोचता है कि ये एक ट्रैप है किंगडम से लोगों को भागने से रोकने के लिए। उन्हें कैपिटल में जमा कर रहे हैं तो वो लोग कैपिटल की तरफ बढ़ते हैं और किसी तरह पुराने डिस्ट्रिक्ट में घुस जाते हैं जो पैलेस के काफी करीब होता है। क्रिम्सन खुद को एक औरत वेरोनिका के रूप में डिस्गाइज करता है और स्लैम को छोड़ जाती है। उस रैगना के पास जो भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो वादा करती है कि वो 2 घंटे में वापस लौट आएगी और वो रैगना से कहती है कि वो किसी भी मुसीबत में ना पड़े। फिर क्रिम्सन आगे बढ़ने लगती है और शहर के लोगों के बारे में सोचती है। सोल्जर्स के आने के बाद भी सड़कों पर लोगों की संख्या काफी कम है। इसका एक ही मतलब हो सकता है वो लोग चुपके से वहाँ के नागरिकों को कम कर रहे हैं बिना किसी को पता चले। वो अपनी एक सेवक गोलम से मिलती है और लेटेस्ट जानकारी लेती है। तभी उसका दूसरा सेवक इमेरा भी वहाँ पहुँच जाता है। क्रिम्सन दोनों को प्लान के बारे में बताती है। उसे रैगना को अल्टीमेसिया के सामने लाना है और उसके लिए दोनों सेवकों को मिलकर काम करना जरूरी है। इसी बीच बाहर रैगना और स्लैम एक भीड़ को देखते हैं जो एक ट्रैप जैसा लग रहा होता है। मिलिट्री ऑफिसर्स पर्दा उठाते हैं और वहाँ से फ्रोजन ड्रैगन्स दिखते हैं। फिर वो ड्रैगन्स जल जाते हैं जिससे कैपिटल की सेफ्टी और उनके एफर्ट्स को दिखाया जाता है जैसे उन्होंने खतरा मिटा दिया हो। ये सब देखकर सभी लोग जोश में आ जाते हैं, लेकिन रैगना जानता है कि ये सिर्फ एक धोखा है और उसे ये भी पता है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना अल्टीमेसिया से हो जाता है जो एक आम नागरिक के रूप में भेष बदले हुए होते हैं। अल्टीमेसिया भी उसे देख लेती है और पूछती है क्या वो ठीक है। रैगना तुरंत अलर्ट हो जाता है और उसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने होने का एहसास होता है। उसका मन करता है कि उसी वक्त उसे काट डाले, लेकिन उसे क्रिम्सन ने मना किया था। रैगना शायद अभी 1v1 जीत सके, लेकिन क्रिम्सन चाहती है। रैगना को पता चलता है कि अल्टीमेसिया के सुपीरियर ड्रैगन नेबोलियन और बार्जिलियस भी आसपास देख रहे होंगे, इसीलिए वो पीछे हट जाता है। जैसे वो मुड़ता है, नेबोलियम आकर अल्टीमेसिया से पूछता है सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे रैगना पर शक होता है क्योंकि वो एक ड्रैगन हंटर जैसा लगता है। अल्टीमेसिया उसे बताती है कि रैगना सिर्फ बीमार हो गया है और नेबोलियम भी उसकी हालत समझ जाता है क्योंकि उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। वो तुरंत उल्टी करता है और उसी वक्त का फायदा उठाकर रैगना वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिम्सन और उसके सेवक एक फुटेज का एनालिसिस कर रहे होते हैं जिसमें अल्टीमेसिया पैलेस में एक किंग के साथ होती है। फुटेज में वक्त जैसे रुक गया हो, इसी वजह से अल्टीमेसिया दिखाई नहीं देती है जब तक किंग पर अटैक नहीं होता और वो उसे हील करते हैं। क्रिम्सन समझाता है कि अल्टीमेसिया उस मूवमेंट पर अचानक इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वो एक साथ टाइम को स्टॉप और रिवाइंड नहीं कर सकती है। उसे या तो टाइम रोकना पड़ता है या फिर उसे रिवाइंड करना पड़ता है और यही उसकी एक कमजोरी है। अगर वो लोग उस पर अचानक हमला कर दें या उसे मार दें तो वो अपने आप टाइम को रिवाइंड करेगी ताकि हील हो सके, लेकिन रिवाइंड करते वक्त वो टाइम स्टॉप नहीं कर पाएगी तो वो लोग उसे फिर से मार सकते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होगी जब तक उसका सारा मैजिक खत्म ना हो जाए और जब तक वो थक नहीं जाएगी, और जब वो थक जाएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। पर प्रॉब्लम ये है कि नेबोलिन और बार्जिलियस भी बीच में इंटरफियर करेंगे और उसी समय किमेरा और गोलम का काम शुरू होता है। उन्हें एंश्योर करना होगा कि रैगना अपना पूरा काम करे बिना किसी इंटरफियर के। इसी बीच रैगना एक अंधेरी गली में चल रहा होता है और सोचता है कि उसने अल्टीमेसिया से ना लड़ के सही फैसला किया। उसे क्रिम्सन का भ्रम होता है जो कहता है कि उसने सही किया, लेकिन फिर भी रैगना को लगता है कि उसे अल्टीमेसिया का अंत तुरंत कर देना चाहिए था। वो स्लैम से कहता है कि क्रिम्सन को कांटेक्ट करे और उसे इन्फॉर्म करे कि उसने अपना टारगेट ढूंढ लिया है। स्लैम क्रिम्सन को कॉल करता है और रिपोर्ट देता है कि रैगना ने उनका विश्वास तोड़ दिया है। रैगना वापस उसी जगह जाता है जहाँ अल्टीमेसिया होती है। वो एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवा रही होती है और कैजुअली नेबोलिन से पूछती है कि क्या वो फैमिली भी गायब होने वाली लिस्ट में है। रैगना ये सब कुछ सुन लेता है और नेबोलिन एक्सप्लेन करता है कि उसका तरीका ऐसा नहीं है जिससे लोग बिना दर्द के बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अल्टीमेसिया ये सुनकर खुश हो जाती है और उसे ट्रू सेल्वेशन बोलती है। ये सब सुनकर रैगना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत वहाँ जाके नेबोलियन को अपनी तलवार से पैरालाइज कर देता है। अल्टीमेसिया को तुरंत कुछ समझ नहीं आता, तभी उसे पता चलता है कि नेबोलियन टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। उसके बाद उसे
समझ आता है कि रेगना एक दुश्मन है। वो अपना डिस्गाइज हटाती है और टाइम स्टॉप करने की कोशिश करती है, लेकिन रेगना उस पर बिजली की तरह टूट पड़ता है और उसे छोटी छोटी पीसेस में काट के उसे तुरंत मार डालता है। अल्टीमेसिया अपने ऊपर टाइम रिवाइंड करती है, लेकिन रेगना बिना टाइम वेस्ट किए उसे फिर से तोड़ देता है। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है जब तक क्रिम्सन और बाकी लोग बाहर से ये सब हंगामा सुनते हैं। जब अल्टीमेसिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है तो वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रेगना उसे हवा में पंच करके उड़ा देता है। वो ब्लड फ्लेम मैजिक का यूज करके रेगना पर अटैक करती है, लेकिन रेगना अपने सिल्वरिन स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है और वो तलवार अल्टीमेसिया के पूरे शरीर में घुस जाती है। क्रिम्सन इरिटेट होती है कि रेगना ने बिना उसकी परमिशन के फाइट स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसे ये सब कुछ देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि रेगना अल्टीमेसिया को कितनी दूर तक ले जा सकता है। रेगना बार बार उस पर अटैक करता है, इतनी ज्यादा कि अल्टीमेसिया गिनती भी भूल जाती है। वो इतनी बार मर चुकी है कि उसे डर लगने लगता है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। गार्जियस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कोलम उस पर अटैक कर देता है। रेगना लगातार अटैक करते जा रहा होता है, लेकिन अचानक वो मैजिक बैरियर में बंद हो जाता है जो नेपोलियन ने बनाई होती है। नेपोलियन किसी तरीके से होश में आ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अल्टीमेसिया फिर से टाइम रिवाइंड करती है जो ब्लड ड्रैगन की बैरियर का यूज करके रेगना पर अटैक करती है, लेकिन रेगना अपने सिल्वरिन की फुल पावर यूज करके नेपोलियन का बैरियर तोड़ देता है। नेपोलियन बैरियर को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्लैम उसके पास आकर उसे निगल जाता है, जिससे रेगना फ्री हो जाता है। अल्टीमेसिया अब अपने आप को पूरी तरीके से हील कर चुकी होती है और थोड़ी शांत भी होती है, लेकिन रेगना ब्लड बैरियर से भी निकल जाता है। वो तुरंत उस पर दोबारा अटैक करता है, इससे पहले कि वो टाइम स्टॉप कर सके, लेकिन अल्टीमेसिया उसी वक्त तुरंत टाइम रिवाइंड कर देती है। इस मोमेंट पे वो फर्स्ट ड्रैगन कामुई को याद करती है। इसी बीच रेगना लगातार अटैक करता जा रहा होता है। रेगना बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता है, वो अपने सारे गुस्से को बाहर निकाल देता है। वो अल्टीमेसिया पर बार बार पंच करता है जब तक कि जमीन टूटकर धमाका नहीं हो जाता है। अल्टीमेसिया डिसाइड करती है कि उसे उस पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, एक ऐसी चाल जो कामुई ने सिर्फ उसे खराब सिचुएशन में यूज करने को बोले थे। वो पूरी दुनिया का टाइम रिवाइंड कर देती है। ये सबको वापस उस मोमेंट पर ले जाती है जहाँ रेगना और स्लैम ने कैपिटल के पास भीड़ देखी थी, जहाँ फ्रोजन ड्रैगन्स थे। रेगना कंफ्यूज हो जाता है और उसे फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अल्टीमेसिया तभी उसके पीछे से आती है और टाइम स्टॉप कर देती है। वो बोलती है कि पूरी दुनिया का टाइम रिवाइंड करना कितनी ज्यादा मैजिक खाता है, इसीलिए वो ये ज्यादा नहीं करते, लेकिन अब उसे ये करना पड़ा क्योंकि रेगना उसके लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। फिर वो सोचते है कि रेगना उसे इतनी नफरत क्यों करता है, इसीलिए बेहतर यही है कि वो रेगना को खत्म कर दे। वो आसपास के लोगों को एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर देते हैं, जिससे अब सिर्फ रेगना और स्लाइम ही बचे होते हैं। वो स्लाइम को हटाने वाले होते हैं कि उसकी नजर रेगना के हाथ की उंगली पर पड़ती है जो हिल रही होती है। ये देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि टाइम स्टॉप होने के बाद किसी भी इंसान का हिलना इम्पॉसिबल होता है बिना उसकी परमिशन के। तभी नेपोलियन वापस आता है और रेगना पर अपने बदले के लिए अटैक करता है। अल्टीमेसिया देखती है कि रेगना फिर से बिल्कुल नहीं हिल रहा है और नेपोलियन उसे मार रहा है, इसीलिए वो थोड़ा शांत और रिलीफ महसूस करती है। वो नेपोलियन को रोक देती है क्योंकि उसके हाथों पर स्लैम लग गया था जो उसकी स्किन को डिसॉल्व कर सकता है। ऊपर से रेगना को मारने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लड़ाई के दौरान उसके सभी डिफरेंस को तोड़ चुका था। उसने ये समझ लिया कि रेगना का शरीर एक सिल्वरिन स्वॉर्ड की तरह है जिसमें मैजिक काम नहीं करता है। अब उन्हें उसे हराने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो गार्जियस से कहते कि वो राजा को बोले कि रेगना एक पावरफुल नाइट को मारने का आदेश थे, लेकिन तभी रेगना को वो वक्त याद आता है जब अल्टीमेसिया ने उसके फ्यूचर वाले वर्जन में अपना खून इंजेक्ट कर दिया था। ये याद करते ही उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो अपने होश में आ जाता है। वो उसकी तरफ भागता है, लेकिन इस बार पहले से थोड़ा धीरे। अल्टीमेसिया घबरा जाती है और उसे अपने खून से आग लगा देती है। वो डर से कांपने लगती है क्योंकि उसका टाइम कंट्रोल मैजिक सही से काम नहीं कर रहा होता है। जिन लोगों के शरीर में उसका खून होता है वो टाइम स्टॉप करने के दौरान हिल सकते हैं। रेगना के फ्यूचर वाले वर्जन में भी उसी का खून था, इसीलिए वो अभी भी मूव कर सकता है, पर अल्टीमेसिया को ये पता नहीं होता है क्योंकि ये एक अलग ही टाइमलाइन है। रेगना लगातार उसकी तरफ भागता रहता है। नेपोलियन एक बैरियर बनाता है उससे बचने के लिए, लेकिन रेगना उसे तोड़कर उस तक पहुंच जाता है। वो इतना डर जाता है कि वो कुछ समझ नहीं पाते और रेगना उसे काट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो तुरंत फिर से टाइम रिवाइंड कर देती है जिससे टाइम वापस नॉर्मल हो जाता है। रेगना फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार नेपोलियन उसके सामने आकर अपनी बॉडी से शील्ड बनाता है। वो रेगना का अटैक सहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रेगना रुक जाता है और उसके चेहरे से खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा घायल था। उसकी
उसकी फिजिकल एनर्जी अब हद से ज्यादा खत्म हो गई थी। वो जमीन पर गिर पड़ता है एंड और भी ज्यादा खून बहने लगता है। इसी वक्त राजा रैगना पर लाइट बीम छोड़ता है। नेपोलियन अल्टीमेशिया को लेकर वहाँ से निकल जाता है। धमाके के बाद नेपोलियन देखता है कि किमेरा और एक औरत जो असल में क्रिम्सन होता है रैगना की बॉडी के पास खड़े होते हैं, लेकिन नेपोलियन को ये नहीं पता कि ये दोनों कौन है। क्रिम्सन रैगना से निराश होता है क्योंकि उसने हार मान ली है। क्रिम्सन रैगना से बोलती है कि उसे ऑर्डर मानने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अब वो इस हाल में है, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करने वाली बात है। फिर भी क्रिम्सन बताती है कि अल्टीमेशिया बहुत ज्यादा डर चुकी है। नॉर्मली उसे हमेशा लड़ाई पसंद नहीं थी क्योंकि वो अपने टाइम कंट्रोल मैजिक को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन अब वो ट्रामा में और कांप रही है क्योंकि रैगना ने उसके उस भरोसे को तोड़ दिया है। क्रिम्सन सोचती है कि क्या वो अपना मैजिक एक और बार यूज करेगी रैगना को हमेशा के लिए हटाने के लिए। वो अब भी बहुत ज्यादा पैनिक और सोच रही है कि शायद उसके मैजिक में कुछ गलत हो गया है, लेकिन आखिरकार वो डिसाइड करती है कि वो दोबारा टाइम स्टॉप करेगी। क्रिम्सन इसी का इंतजार कर रही थी। वो गोलम की मदद से एरिया में रखे हुए बॉम्ब को ब्लास्ट कर देती है। बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और ये अल्टीमेशिया का ध्यान भटकाने के लिए होता है ताकि वो मेंटली और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, और ये बहुत अच्छे से काम करता है। अल्टीमेशिया और ज्यादा पैनिक करती है, समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। अगर उसे सबको बचाना है तो उसे पूरी दुनिया को रिवाइंड करना पड़ेगा। वो ट्राई करती है लेकिन नेपोलियन उसे रोक देता है और कहता है कि ऐसा करने से उसका पूरा मैजिक खत्म हो जाएगा। क्रिम्सन इस बात से बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और वो किमीरा के पीठ पर बैठकर रैगना को लेकर वहाँ से ग्लोब चैम्बर चली जाती है, एक टेलीपोर्टेशन रूम जो धरती और चांद के अलग अलग पॉइंट से जुड़ा हुआ है। वो देश छोड़ना चाहती है और कुछ समय के लिए थोड़ा आराम करना चाहती है, लेकिन रैगना उठ जाता है, होश में आता है और मना कर देता है और वो कहता है कि जब तक वो अल्टीमेशिया को नहीं मार देगा तब तक वो कहीं नहीं जाएगा। क्रिम्सन उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसकी तारीफ करती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और उसे अब आराम करने की जरूरत है, लेकिन रैगना फिर भी नहीं मानता है। वो किसी तरह उठकर सिल्वरिन बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है। क्रिम्सन तुरंत कैमरन को ऑर्डर देता है कि उसे रोके। फिर वो रैगना के सिर पर पैर रख देता है और कंप्लेन करता है कि ये टेक्निक उसके टेलीपोर्टेशन रूम को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि दीवार पर एक क्रैक आ चुका है। नेपोलियन बाहर से ये देख लेता है और उसका लोकेशन ट्रैक कर देता है। क्रिम्सन को यकीन नहीं होता कि वो टेलीपोर्टेशन रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुलता ही नहीं है। नेपोलियन अब पक्का तय करता है कि वो इस रूम को डिस्ट्रॉय कर देगा और उन्हें खींच के बाहर निकालेगा। ये सुनकर क्रिम्सन और भी गुस्सा हो जाता है और वो गोलियम को ऑर्डर देता है कि उन्हें मार दे। गोलियम तुरंत नेपोलियन पर फायर करता है। नेपोलियन फिर गार्जियस से मदद मांगता है और गार्जियस भी एक्शन में आ जाता है। इसी बीच रैगना अब भी कैमरन से खुद को चुराने की कोशिश करता है। वो उन्हें तोड़ देता है और अपने आप से कहता है कि अब वो बाहर के सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देगा। क्रिम्सन हैरान रह जाता है कि रैगना उसके दुश्मन की मदद कर रहा है और उसका प्लान बर्बाद कर रहा है, लेकिन रैगना को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो और ज्यादा पावर अप कर लेता है। खुशकिस्मती से वो इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू टेलीपोर्टेशन रूम से बाहर निकल जाता है। क्रिम्सन को तुरंत ले जाया जाता है रॉयल आर्मी के स्पेशल कोर्ट की कमांडर और किंगडम की सेकंड प्रिंसेस कार्लिया लीजेस के पास। क्रिम्सन उसके बारे में सब कुछ जानती है और उससे नफरत करती है। लीजे बिना हाथों के पैदा हुई थी, लेकिन उसकी आंखें हर चीज से निकलने वाली ऑरा को देख सकती हैं और वही ऑरा उसे किसी भी चीज को सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल करने की पावर देती है। उसने सबसे पहले एक सिल्वर वेयर सेट कंट्रोल किया, इसलिए उसका नाम पड़ गया सिल्वर वेयर प्रिंसेस। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते हैं और आधी दुनिया उसे जानती है। जब वो 3 साल की थी उसने 3 इंफीरियर ड्रैगन्स को मार दिया था। 6 साल की उम्र में एक कॉम्बैट टूर्नामेंट जीता। 8 साल की उम्र में एक ड्रैगन के झुंड को खत्म कर दिया। 10 साल के बाद वो एक मॉन्स्टर सिल्वर स्मिथ बन गई जो जबरदस्त सिल्वर इक्विपमेंट बनाती है। अब वो 16 साल की है और एक वॉर यूनिट की कमांडर है जिसमें एलाइट सोल्जर होते हैं जो उसके बनाए हुए इक्विपमेंट को यूज करते हैं। क्रिम्सन को उससे इसीलिए नफरत है क्योंकि वो तुरंत झूठ पकड़ लेती है और क्रिम्सन झूठ बोल के जीती है। स्टारलिया तुरंत उस पर सवालों की बौछार करना शुरू करती है अपने वेपन्स उस पर पॉइंट करके। वो जानना चाहती है कि क्रिम्सन कौन है और वो बाहर कैसे पहुंची। क्रिम्सन सोच समझ के जवाब देने का फैसला करती है। उसे पता है कि स्टारलिया और उसकी यूनिट देश से टेलीपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि 2 सुपीरियर ड्रैगन्स उनका पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब उनका गोल एक ही है, उन सभी को एक साथ मिलकर भागना चाहिए। क्रिम्सन उसे चकमा देना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि स्टारलिया इमोशंस के हिसाब से औरत देख सकती है और लोगों की ईमानदारी समझ सकती है। अगर वो थोड़ा सा सच मिलाकर झूठ बोले तो उसे धोखा दिया जा सकता है। वो अपनी बाएं आंख दिखाने का फैसला करती है जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं हूँ क्रिसवस, एक मैजिशियन। बड़े बड़े
जादूगर कभी कभी इंसानों जैसे नहीं दिखाई देते हैं और इस यूनिट में ऑलरेडी भी एक मैजिशियन है, तो उसका ड्रैगन आई उन्हें विश्वास दिलाएगा। वो कहता है कि उसे अपना राज छुपाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर स्टारलिया के इंस्टिंक्ट को लगा कि वो दोषी है तो वो उसे तुरंत पकड़ लेगी। स्टारलिया उसे एक बड़ी तलवार देती है, जिससे क्रिम्सन हैरान हो जाती है। वो हमेशा उन लोगों को वेपन्स देती है जो उसे पसंद होते हैं, और उसे क्रिम्सन पसंद आई क्योंकि वो झूठ बोलती है। क्रिम्सन तलवार उठाती है, लेकिन स्टारलिया उसे तुरंत उसके हाथों से छीन लेती है। और ये सब एक चाल थी। उसने क्रिम्सन को तलवार इसलिए छूने दिया क्योंकि वो सिल्वर का इस्तेमाल करके लोगों की असली नेचर देख सकती है। एक इंसान का असली स्वभाव उसकी जिंदगी का वो हर एक पल होता है जो उसने जिया है, और क्रिम्सन का असली रूप एक अंधेरा है जिसमें मौत छुपी हुई है। वो सबको आदेश देती है कि तलवारें निकाल लो, और क्रिम्सन पर कैपिटल में हुए धमाकों का दोष लगाती है। क्रिम्सन समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्टारलिया उसे एक भी मौका नहीं देती। वो यूनिट की मैजिशियन फू की तरफ मुड़ती है और उसे मदद मांगती है, लेकिन फू मना कर देता है क्योंकि वो अपने कमांडर की बात बिना सवाल के मानता है। स्टारलिया अपनी तलवार क्रिम्सन पर फेंकती है, जिससे वो डर के मारे चीख उठती है, लेकिन असलियत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर स्टारलिया उसे मार भी दे तो वो वैसे भी नहीं मरेगी। वो तो सिर्फ इस मौके का फायदा उठाकर बेस में छुपना चाहती है और रैगना के साथ भागना चाहती है। पर तभी अचानक रैगना वहाँ आ जाता है और तलवार को रोक देता है। वो कहता है कि सिर्फ उसे ये हक है क्रिम्सन को मारने का। स्टारलिया के होश उड़ जाते हैं उसे वहाँ देखकर। रैगना को शक होता है कि क्रिम्सन ने कुछ तो किया है, लेकिन इस बार शायद वही विक्टिम है। बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि रैगना आखिर अंदर कैसे आया। स्टारलिया जोर से चीखकर जमीन पर गिर जाती है और ये देखकर उसकी यूनिट कंफ्यूज हो जाती है, और स्टारलिया रैगना की तरफ पॉइंट करके कहती है ये एक तलवार है जिसके हाथ है। रैगना कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि शायद क्रिम्सन ने कुछ गड़बड़ की है। क्रिम्सन सोचती है कि स्टारलिया रैगना को किस नजर से देख रही है यार, क्योंकि वो दुनिया को अलग तरीके से देखती है। उसकी नजर में रैगना एक तलवार है जिसका शरीर है। स्टारलिया घबराने लगती है और फिर से गिर जाती है, जिससे उसकी यूनिट को गुस्सा आ जाता है। उन्हें लगता है कि रैगना ने उसके साथ कुछ तो किया है। वो लोग रैगना पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैगना कुछ ही पंचेस में उन सबको रोक देता है। स्टारलिया उसे घूरते हुए सोचती है कि वो एक परफेक्ट फ्यूजन है, एक इंसान और एक सिल्वरीन का। वो खूबसूरत है और बिल्कुल एक मास्टरपीस की तरह बना हुआ है। सिल्वरीन और ऑरा के साथ वो इतना पावरफुल है, पर उसके बावजूद कूल और हैंडसम भी। स्टारलिया शर्माने लगती है और पूछती है कि मैं क्या करूं। रैगना और क्रिम्सन दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। रैगना उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टारलिया नजरीना के पीछे छुप जाती है शर्म के मारे। वो स्टारलिया को बताता है कि वो और क्रिम्सन लड़ने नहीं आया। अगर क्रिम्सन को आजाद कर दिया जाए तो वो उसके सभी ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। उन दोनों को एक सेल में बंद कर दिया जाता है जब तक यूनिट डिसाइड करे कि क्या करना है। सेल के अंदर क्रिम्सन रैगना को जोर से नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर पैर रखकर चिल्लाती है, तूने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया रैगना, तुझे अल्टीमेशिया को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। क्रिम्सन गुस्से में पूछती है, तो तू इन सब नुकसानों का हिसाब कैसे देगा? गोलम का क्या हुआ और किमीरा कहाँ गई? दोनों उस दिन से गायब है। रैगना शांत होकर कहता है, मैं भरपाई कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेशिया को मार दो। ये सुन के क्रिम्सन और भी इरिटेट हो जाती है। रैगना कहता है कि जैसे वो रिकवर करेगी वो दोबारा कैपिटल जाएगा। ये सुनकर क्रिम्सन और भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। रैगना फिर स्लाइम के बारे में पूछता है, जिससे क्रिम्सन बिल्कुल भूल चुकी है। क्रिम्सन रैगना के गले पर स्लाइम का एक छोटा सा ड्रॉप देखता है। वो उसके बाल के साथ उसे यूज करके स्लाइम को वापस जिंदा कर देती है, पर स्लाइम अब छोटा हो गया है। क्रिम्सन तुरंत रैगना को दोष देती है और बोलती है एक और नुकसान उसकी वजह से। रैगना माफी मांगता है। स्लाइम पूछता है कि भाई ये कौन सी जगह है, जिसका जवाब रैगना भी नहीं दे सकता। क्रिम्सन उन्हें बताते हैं कि वो लोग स्टारलिया के एक अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस में है। वहाँ के लोग खतरे में है क्योंकि उन पर सुपीरियर ड्रैगन का निशाना है। ये सुनकर रैगना का प्लान बदल जाता है। अब वो कैपिटल लौटने की जिद छोड़ देता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स स्टारलिया के साथ एक मीटिंग में करंट सिचुएशन का रिपोर्ट देते हैं। ड्रैगन्स कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो बिजी हैं और या कुछ और सोच रहे हैं। स्टारलिया सोचती है और समझाते कि ड्रैगन जा चुके हैं, लेकिन वो लोगों को जाने नहीं देना चाहते हैं। पर फिर भी ये एक अच्छा मौका हो सकता है तैयारी करने के लिए। तभी क्रिम्सन और रैगना आ जाते हैं, जिससे स्टारलिया शर्मा जाती है और अपनी आंखों को कवर कर लेती है। क्रिम्सन उन सबको यहाँ से सही सलामत भागने में हेल्प करने का ऑफर देती है। उसे पता है कि वो लोग ड्रैगन ब्लड को एक मैजिकल सोर्स के रूप में यूज करके टेलीपोर्ट करना चाहते हैं। प्लान तो सॉलिड है बट काम नहीं करेगा क्योंकि दुश्मन की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो मिलकर काम करें तो क्रिम्सन उन्हें दुश्मन के बारे में जानकारी दे सकती है और एक सुपर पावर वेपन भी दे सकती है जो अकेले ही सुपीरियर ड्रैगन को हरा सकता है। और ऑब्वियसली वो सुपर वेपन है रैगना। स्टारलिया रैगना का नाम सुनते
ही ब्लश कर जाती है, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालती है और कोऑपरेट करने से इनकार कर देती है। क्रिम्सन अपना फोकस उन सुपीरियर ड्रैगन्स में से एक पर डालता है जो उन्हें टारगेट कर रहा होता है, जिसका नाम होता है ऑल्टो जोरा। ऑल्टो जोरा मिलिट्री अफेयर्स का मैनेज करता है और लीड भी करता है। उसकी पावर है केमिकल सिंथेसिस। वो जहर बनाता है जो उसके टारगेट को या तो खत्म कर देता है या हिप्नोटाइज। अपने ही खून से वो उस जहर को गैस की तरह फैला सकता है जो एक बड़े एरिया को कवर करता है। किस्मत से वो पॉइजन, सनलाइट और सिल्वर इनसे न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है ऑल्टो जोरा से लड़ने के लिए। हालांकि उसकी आर्मी की पावर पॉइजन और हिप्नोटाइज की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्टालिया और उसकी यूनिट को इस इंफॉर्मेशन पर शक होता है, लेकिन क्रिम्सन उन्हें याद दिलाते हैं कि अगर वो झूठ बोलती है तो स्टालिया तुरंत पकड़ लेती है। वो रैगना से कहती है कि उसे किसी तरीके से कन्विंस करे, क्योंकि स्टालिया उसे पसंद करने लगी है। रैगना श्योर नहीं होता कि वो कर पाएगा या नहीं, लेकिन वो कोशिश करता है क्योंकि वो वहाँ के लोगों की मदद करना चाहता है। जब वो सेल में थे तो क्रिम्सन ने उसे बताया था कि उसने कैलकुलेट किया है कम से कम 10,000 ड्रैगन्स और 13 सीट के साथ, जिन्हें ऑल्टो जोरा और टेरेक्टोरा लीड कर रहे हैं, उन पर अटैक करने के लिए। बेस में सिर्फ 2000 लोग हैं, जिसमें सोल्जर्स और नागरिक दोनों शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि सब लोग मारे जाएंगे। क्रिम्सन ने उससे कहा था कि फिलहाल के लिए अल्टीमेशिया को भूल जाए ताकि वो देश से निकल सके। वो सब कुछ यूज करेगी, यहाँ तक कि वो रैगना को भी, ताकि सब लोग सरवाइव कर सके। रैगना स्टालिया को कन्विंस कर देता है कि चाहे क्रिम्सन कितनी भी खतरनाक हो, उसे ड्रैगन से ज्यादा नफरत किसी और से नहीं है। इसीलिए उसने उसके साथ टीम बनाई है, और क्योंकि वो दुनिया का सबसे बेस्ट ड्रैगन हंटर है, वो चाहता है कि स्टालिया इसका इस्तेमाल करे। स्टालिया इतनी खुश हो जाती है कि उसका पहला प्यार उससे कह रहा है कि उसका यूज करे, लेकिन वो शांत रहती है और काम करने के लिए हाँ करती है। क्रिम्सन इस फैसले से खुश होती है और वो चाहती है कि वो इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाइड करे। स्टालिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, इसके लिए वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की दुकान है। वो कहती है कि वो सिर्फ जानकारी दे, बाकी सब वो खुद संभाल लेगी। क्रिम्सन हाँ बोलती है और उसे चेतावनी देती है कि कुछ गड़बड़ मत कर देना। फिर क्रिम्सन उसे समझाती है कि ड्रैगन्स ने अचानक अपनी एक्टिविटी को रोक दी थी, क्योंकि उसने और रैगना ने कैपिटल में अल्टीमेशिया से लड़ाई की थी। शायद इसी वजह से ये सब यहाँ पर आ गए हैं। उसी वक्त वापस कैपिटल में वोल्ट कामुई अल्टीमेशिया को माइकल का कटा हुआ सिर दिखाता है। वही माइकल जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसने डेजेस्ट्रॉयस को हराया था। वोल्ट कामुई ने माइकल को ढूंढ निकाला और उसे मार दिया, पर मरने से पहले माइकल ने कहा था कि रिपर उसके लिए जरूर आएगा। बेस में रैगना की पावर टेस्ट की जा रही है। वो एक तलवार में सिल्वरिन इन्फ्यूज करता है और आइजक उसे टेस्ट करता है स्टालिया के स्वॉर्ड को काटकर। वो तलवार उस स्वॉर्ड को आधा काट देती है, जिससे देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। रैगना समझाता है कि ये इफेक्ट ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि तलवारें वक्त के साथ खराब हो जाती हैं, लेकिन स्टालिया की तलवारें हाई क्वालिटी की हैं, इसीलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। स्टालिया डिसाइड करती है कि सब वेपन्स में रैगना का सिल्वरिन इन्फ्यूज कराया जाए। यहाँ टेलीपोर्टेशन रूम में फू और उसकी टीम को मैजिक सर्कल और जरूरी मैजिक की क्वांटिटी हैंडल करने में दिक्कत आ रही होती है। सिर्फ एक आदमी को टेलीपोर्ट करने के लिए उन्हें 15 से ज्यादा इंफीरियर ड्रैगन्स का खून चाहिए, चाहे वो सब ड्रैगन्स को मार भी दे जो उन पर अटैक करने वाले हैं। तब भी 2000 लोगों के लिए काफी नहीं होगा, उन्हें और एक्सपेरिमेंट करने होंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तभी क्रिम्सन आती है और मदद करने का फैसला करती है। वो उस पर भरोसा नहीं करता, लेकिन वो मना भी नहीं कर सकता। इसी बीच स्टालिया रैगना से अकेले में बात करती है। वो उसे अपने स्टोरेज से 3 तलवारें देती है, क्योंकि उसके पास स्पेशल स्वॉर्ड बनाने का वक्त नहीं है। फिर वो रैगना से कहती है कि बैटल के बाद वो सोलेरियन जॉइन करना चाहते हैं और एक ड्रैगन स्क्वाड्स बनाना चाहते हैं। उसे पता है कि जब वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे तब वो 1000 से ज्यादा लोगों को ख्याल नहीं रख पाएगी। अगर वो सोलेरियन जॉइन करते हैं तो वो लोग उसके लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन वो बैटल में मर भी सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो वो चाहती है कि रैगना उसकी जगह सोलेन जॉइन करे और उसके लोगों की मदद करे। वो उसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन अफसोस रैगना मना कर देता है, क्योंकि उसे सोलेरियंस पसंद नहीं है। वो कहता है कि स्टालिया को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन स्टालिया समझाती है जब से ये वॉर शुरू हुई है उसकी सेंसेस कह रही है कि उसकी किस्मत में मरना लिखा है। फिर वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाती है और वो रैगना को याद दिलाती है कि उसने खुद कहा था कि उसे यूज करे। इसका मतलब कि अब वो उसका सब कोऑर्डिनेट है और एक सब कोऑर्डिनेट को अपने लीडर्स के ऑर्डर्स मानने चाहिए। ये सुनकर रैगना
इम्प्रेस हो जाता है और कभी भी बैटल के दौरान मरने के बारे में नहीं सोचता, और जब सोचता भी है तो लगता है कि ठीक है, अगर हो गया तो हो गया। लेकिन स्टालिया पूरी तरह से सभी सिचुएशन के लिए रेडी होती है, जो उसे रेगना से भी ज्यादा कैपेबल बनाती है। उसकी विंग पावर इतनी जबरदस्त है कि वो चमक उठती है, जिससे रेगना को लेनिका की याद आ जाती है। ये वही लोग हैं जिन्हें रेगना हमेशा जिंदा देखना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि अपनी पावर तीनों स्वर्ड्स में ट्रांसफर करेगा और स्टालिया से कहता है कि तुम ड्रैगन स्केच बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। सूरज ढलने लगता है और स्टालिया की यूनिट एनिमी का इंतजार करती है। जैसे ही सूरज ढलता है, ऑल्टो जोरा दिखाई देता है और बेस पर अटैक करना शुरू करता है। उसने स्टालिया के जमीन में सेट किए गए बैरियर्स तोड़ दिए होते हैं, लेकिन बेस इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे झेल सकता है। लेकिन उसी वक्त टेरेक्टोरा आसमान से आता है और सीधा बेस पर गिरता है। स्टालिया को तुरंत क्रिम्सन को दिया गया एक टिप याद आता है, जो इस अटैक को काउंटर करने के लिए होता है। उस हमले को डैमेज बहुत कम होता है और टेरेक्टोरा काफी दूर उछल जाता है, जिसे देखकर ऑल्टो जोरा बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। टेरेक्टोरा उसे बताता है कि उसका अटैक काउंटर हो गया, जैसे वो बेस से टकराने वाला था। असल में ये सब रेगना ने किया था। वो उस जगह खड़ा होता है जहाँ टेरेक्टोरा गिरा था, हाथ में 2 स्वर्ड्स लेते हुए, जो इतने ज्यादा सिल्वरिन से भरे हुए होते हैं कि चमक रहे होते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि क्या ये रिपर है, लेकिन टेरेक्टोरा कहता है कि ये सिल्वरिन उसकी बॉडी से नहीं, सिर्फ उसके स्वर्ड से आ रही है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो व्हाइट कामुई को बुलाना जरूरी नहीं समझते। टेरेक्टोरा अब रेगना पर ध्यान देता है। रेगना उसे अपना नाम बताने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ड्रैगन से बात करना पसंद नहीं है। टेरेक्टोरा सजेस्ट करता है कि नाम से नहीं, ताकत से बात करता है। इसी दौरान क्रिम्सन नागरिकों को सुपीरियर ड्रैगन्स के बारे में समझाती है और बताती है कि वो कैसे काम करते हैं। जो ड्रैगन्स टैलेंटेड होते हैं वो ज्यादा तेजी से मैच्योर होते हैं। टेरेक्टोरा ने मैच्योरिटी तक पहुंचने में 10 साल लिए हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें ज्यादा टैलेंट नहीं है। उसे भी ये बात पता है, लेकिन अभी वो इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब वो एक इंसान था तो एक अलग तरह के पावर उसने हासिल कर ली थी। अभी वो रेगना को भी काफी मुश्किल हालात दे रहा है और उस पर ब्लड फायर से अटैक कर रहा है। रेगना चाहे जितना भी उसे काट ले, टेरेक्टोरा फिर भी बिल्कुल ठीक रहता है। रेगना एक स्वॉर्ड छोड़ देता और अपने एक ग्लव्स उतार देता है ताकि अपने हाथ को स्वॉर्ड से इन्फ्यूज कर सके। तलवार से एक जबरदस्त पावर निकलती है। टेरेक्टोरा भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए रेडी होता है ताकि ये देख सके कि कौन जीतेगा, वो या रेगना। रेगना ड्रैगन स्लेयर स्ट्राइक का यूज करता है और टेरेक्टोरा से स्मीक कैरन चलाता है। दोनों अटैक्स टकराते हैं और एक भयंकर धमाका होता है। आग और सिल्वरिन का एक ऐसा बड़ा धमाका जिससे थोड़ी देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। ऑल्टो जोरा टेरेक्टोरा के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर राहत महसूस करता है, क्योंकि टेरेक्टोरा कह रहा होता है कि उसने रेगना को हरा दिया। रेगना बस वहाँ जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। स्लैम जो उसके सिर पर था उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता है। ऑल्टो जोरा अभी भी टेंशन में होता है कि रेगना कहीं वो रिपर तो नहीं जिससे सभी ड्रैगन डरे हुए हैं। लेकिन टेरेक्टोरा पूरी तरीके से यकीन दिलाता है कि अगर वो होता तो अब तक पता चल जाता। वो बोलता है कि अब रेगना को उसे मार देना चाहिए। टेरेक्टोरा रेगना को अपने पैर से कुचलने जाता है, जबकि स्लैम उसे जगाने की कोशिश करता है। तभी रेगना जाग जाता है और सही टाइम पर डॉज कर लेता है। इससे टेरेक्टोरा और ऑल्टो जोरा दोनों हैरान रह जाते हैं। रेगना अब जिंदा बच गया था क्योंकि उसने अपने कॉन्शियसन को अपने बॉडी से स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर दिया था, वरना वो मर गया होता। टेरेक्टोरा अब कुछ इंफीरियर ड्रैगन्स को समन करता है ताकि रेगना से निपट सके, क्योंकि अब उसे लगता है कि रेगना कोई खास खतरा नहीं रहा। रेगना अपना बचाव करता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है कि टेरेक्टोरा उसे हल्के में ले रहा है। रेगना इतना ज्यादा थक गया था और घायल हो चुका था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी टेरेक्टोरा से लड़ना चाहता है, जो अब वहाँ से जा रहा होता है। रेगना उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनका तो ताकत के जरिए बात करने का एग्रीमेंट था। टेरेक्टोरा जानता है कि अब काफी बात हो चुकी है। उसे समझ आ गया है कि रेगना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऑल्टो जोरा टेरेक्टोरा को ऑर्डर देता है कि वो सीधा स्टालिया के पास जाए और अपने कैमरन से उस पर अटैक करे। रेगना अभी भी हार नहीं मानता और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फीरियर ड्रैगन्स का अटैक रुकता ही नहीं है। रेगना बहुत ज्यादा थक चुका होता है और बहुत ज्यादा घायल होता है, लेकिन ड्रैगन्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी सेन वहाँ पहुँचता है और उसे बचाता है और डांटने लगता है कि वो इन्फीरियर ड्रैगन से कैसे हारा। गारो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर रेगना पूछता है कि वो बेस की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी और भी ज्यादा ड्रैगन्स उन पर हमला कर देते हैं और ये लोग उनसे तेजी से निपट लेते हैं। गारव समझाता है कि बेस के ज्यादातर एंट्रेस अब ब्लॉक हो चुके हैं। आइजैक की स्क्वाड एक बचे हुए एंट्रेस को गार्ड कर रहे हैं, जो अभी भी खुला है, और स्टालिया 200 सोर्सेस के साथ मिलकर लड़ रही है। सेन और गारव सिर्फ रेगना की मदद करने के लिए आए हैं। सेन ये सुनकर
बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जब रैगना ये कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, इसीलिए मुझे अकेले लड़ने दो। अचानक रैगना ड्रैगन की पीठ से फिसल जाता है और गिर पड़ता है। तभी सिन एक पावरफुल मूव का यूज करके कई ड्रैगन्स को एक साथ खत्म कर देता है ताकि वो रैगना तक पहुंच सके। वो चिल्लाकर कहता है कि सबका ये फर्ज है कि वो जितने हो सके उतने ड्रैगन्स को खत्म करे ताकि सब लोग यहाँ से बचकर निकल सके। लेकिन रैगना चाहता है कि वो अकेला ही इन सबको खत्म करे, जबकि सिन और बाकी लोग बेस में जाकर छुप जाएं। ये सुनकर सिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रैगना को 1-on-1 फाइट करने के लिए चैलेंज करता है। पहले के सारे फाइट में वो हार चुका है, लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो ये साबित करेगा कि वो डरपोक नहीं है। रैगना एकदम से होने वाली फाइट से कंफ्यूज हो जाता है, खासकर बैटल के बीच में। लेकिन सिन उसे मना करने का मौका ही नहीं देता भाई। वो सीधा उस पर पहला अटैक करता और रैगना को मजबूर कर देता है कि वो अपना बचाव करे, लेकिन रैगना तैयार ही नहीं होता और वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, इसीलिए सिन जीत जाता है। लगभग उसका सर काट देता है। फिर वो उसके बालों को पकड़ता है और कहता है कि ये उनकी लड़ाई है, चाहे रैगना को कोई भी रीजन हो या वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो बस कहीं से भी आकर हीरो बन के नहीं घूम सकता है। रैगना शॉक हो जाता है। तभी स्लैम जो रैगना के सिर पे होता है स्लाइड होकर अब सिन के सिर के ऊपर आ चुका होता है। वो सिन को बताता है कि उसे पता है टेराप्टोरा कहाँ भागा है। तीनों एक साथ टेराप्टोरा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि उसे यमराज तक भेज सकें। इसी दौरान स्टारलिया अपने बैरियर का यूज करके एक केज बनाती है। उसे ऑल्टोजोरा डार्क फॉरेस्ट में फंसा के ले आया था ताकि उसका फायदा ले सके, लेकिन स्टारलिया कॉन्फिडेंट होती है कि वो पूरे जंगल को अपने टेरिटरी में बदल सकती है। उसे लगता है कि वो ये कर सकती है क्योंकि मैजिक सर्कल लगभग रेडी हो चुका है। अब बस उन्हें ड्रैगन्स को मारना है और जिंदा रहना जब तक टेलीपोर्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा को उसके प्लान का समझ आ गया होता है। उसे पता चल गया है कि वो ड्रैगन्स के मैजिक का यूज करके टेलीपोर्ट करने वाले हैं। स्टारलिया जंगल को स्कैन करती है क्योंकि वो सब कुछ ऑरा के जरिए देख सकती है। उसे ड्रैगन्स काफी इजीली ब्लैक कलर जैसे दिखते हैं, लेकिन जंगल में अंधेरा होने के कारण उसे अच्छे से नहीं दिख रहा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी का झुंड दिखाई देता है जिन्हें ऑल्टोजोरा ने बनाए होते हैं। वो सब इनोसेंट लोग होते हैं जो उनका वक्त बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं। ऑल्टोजोरा ने ये भी अंदाजा लगाया होता है कि उनका मैजिक सर्कल एरिया में एक साथ सबको टेलीपोर्ट करेगा, इसीलिए वो उनके नंबर्स डबल कर देता है ताकि उन्हें दोगुना मेहनत करनी पड़े। ड्रैगन मैजिक को कलेक्ट करने के लिए स्टारलिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि जंगल में किसी भी एब नॉर्मलिटी पर नजर रखें और उस पर अटैक करें। लेकिन उसके इतना बोलने से पहले ही उन पर ऊपर से हमला हो जाता है। फिर भी वो एक पावरफुल बैरियर से अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं। अब लो लेवल और मिड लेवल के कई एक्सपीरियंस ड्रैगन ऐसे अटैक कर रहे होते हैं जो उनके सुपीरियर क्रिएटर से लिए गए हों। इसका मतलब ये है कि ड्रैगन सुपीरियर ड्रैगन्स के बराबर पावरफुल बन चुके हैं और ऐसे 40 से भी ज्यादा ड्रैगन्स वहाँ आ जाते हैं। स्टारलिया सिचुएशन को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है और अपने स्क्वाड को डायरेक्शन देती है कि कैसे लड़ना है, लेकिन सब कुछ काफी चैलेंजिंग बन जाता है। इसी बीच ऑल्टोजोरा देखता है कि ड्रैगन्स की मैजिक टेलीपोर्टेशन टीम द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है। मैजिक सर्कल लगभग 2 किलोमीटर बड़ा होता है। ऑल्टोजोरा सोचता है कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है और तभी उसे नेबुलियन की वो बात याद आ जाती है। वो औरत जो कुछ दिन पहले रैगना की बॉडी के पास थी, उसने नेबुलियन से भी ज्यादा पावरफुल मैजिक बैरियर का यूज किया था। हो सकता है कि वो भी इसी प्लान में शामिल हो। हालांकि ऑल्टोजोरा को पूरा भरोसा होता है कि ये लोग शायद ही जीत सकते हैं, फिर भी उसे यह डर लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो उसकी हार की संभावना को बढ़ा सकती हैं। लेकिन ये सब कुछ मैटर नहीं करता है जब तक वो स्टारलिया को पकड़ नहीं लेते। शायद अगर वो सेल्फिश हो गए तो वो अकेले ही टेलीपोर्ट कर जाएं और इसे रोकने के लिए ऑल्टोजोरा को बेस के मैजिक सर्कल का कंट्रोल लेना होगा। दूसरी तरफ आइजक बेस की रक्षा करने में परेशान हो जाता है। उसके फ्रंट लैंड के सोल्जर्स अचानक से एलिमिनेट हो जाते हैं और उसे समझ नहीं आता कि भाई ये कैसे हो गया। वो कंफ्यूज होता है लेकिन जानता है कि ये किसी पावरफुल ड्रैगन का ही काम है। तभी एक मैच्योर ड्रैगन अचानक से वहाँ आ जाता है जिससे बैरियर गायब हो जाता है। कई सोल्जर तुरंत मर जाते हैं। ड्रैगन धीरे धीरे बेस की तरफ बढ़ने लगते हैं जिससे आइजक अपनी स्क्वाड को पीछे हटने का ऑर्डर देता है जब तक फायरिंग स्क्वाड कवर दे रही होती है। ये एक मैच्योर ड्रैगन है जो मैजिक का यूज कर सकता है। क्रिम्सन ने कहा था कि अगर अल्टीमेसी टाइम कंट्रोल कर सकती है तो शायद कुछ और मैच्योर ड्रैगन्स भी सेम एबिलिटी रखते हो। आइजक फाइट के लिए तैयार होता है। फायरिंग स्क्वाड ड्रैगन्स पर गोलियां बरसाती हैं, लेकिन ड्रैगन्स टाइम स्टॉप कर देता है और पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है जिससे और सोल्जर्स मर जाते हैं और आइजक नीचे गिर जाता है। वो कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि इस तरह के पावरफुल अटैक को कैसे ब्लॉक करे जो उसकी एबिलिटी के बाहर हो। लेकिन फिर भी वो खुद को मोटिवेट करता है, अपनी तलवार उठाता है और ड्रैगन की तरफ भागता है और सोचता है कि शायद ड्रैगन्स के पास कोई कमजोरी हो, जैसे टाइम स्टॉप का लिमिट या कोई कूलडाउन पीरियड। पर
पर जो भी हो उसे अभी कुछ करना होगा जब तक टाइम नॉर्मल है। ड्रैगन फिर से एक एनर्जी वेव छोड़ता है, लेकिन आइजैक इस बार उसे ब्लॉक करता है और ड्रैगन के कंधे को थोड़ा सा डैमेज कर देता है। ड्रैगन पीछे जंप करता है और फिर से टाइम स्टॉप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्रिम्सन वहाँ आ जाती है। ड्रैगन क्रिम्सन को अल्टीमेसिया समझ लेता है और कंफ्यूज हो जाता है। क्रिम्सन एक बॉल उस पर फेंकती है जो उसे और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। ड्रैगन श्योर नहीं होता कि उसे बॉल को पकड़ना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो टाइम स्टॉप कर देता है। जैसे टाइम स्टॉप होता है वो बॉल एक्टिवेट हो जाता है, एक फ्लैश ग्रेनेड जो एक्सप्लोजन करता है और धूप जैसी चमकदार रोशनी रिलीज करता है। ड्रैगन जलने लगता है और दर्द से चीखने लगता है जब तक वो राख में बदल जाता है। उसके बाद टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। आइजैक और बाकी लोग उस धूप के असर से परेशान होते हैं। क्रिम्सन उन्हें बताते हैं कि उसने ड्रैगन को मार दिया है और समझाते हैं कि उसका फ्लैश ग्रेनेड बॉल कैसे काम करता है। वो बॉल धूप को स्टोर कर सकता है और आमतौर पर 1 सेकंड से भी कम के लिए रोशनी रिलीज करता है, लेकिन वो सिर्फ तब एक्टिवेट होता है जब कोई टाइम स्टॉप होता है। इसी वजह से वो रोशनी कुछ ज्यादा देर तक चलती है। ड्रैगन दर्द के कारण कंफ्यूज हो जाता है और कुछ करने में नाकाम हो जाता है, सिर्फ जलता रहता है। तभी अचानक से कोई बोलता है और आइजैक उस आवाज को नहीं पहचानता। वो गुस्से से पूछता है कि कौन है। तभी क्रिम्सन बताते हैं कि उन 1500 नागरिक में से एक है जो उसने रिक्रिएट किया है। वो लोग भी लड़ने के लिए बेचे थे, इसलिए क्रिम्सन ने उन्हें हथियार दिए और उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया। आइजैक इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन क्रिम्सन उसे और उसकी स्क्वाड को भी हिप्नोटाइज कर देती है। उसने पता लगाया कि अल्टोजोरा उनका प्लान समझ चुका है और उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे तुरंत एक बैकअप प्लान बनाना पड़ा। अब ये हिप्नोटाइज वाली टीम ज़ॉम्बी से लड़ेंगे ताकि टेलीपोर्टेशन सर्कल वाले एरिया में लोगों की संख्या कम हो जाए। तभी सबको महसूस होता है कि विंग ब्लड लाइन का 13 सीट टेलीपोर्टेशन रूम की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो एंटर करता है हर तरफ से बैरियर उसे मारते हैं, जिससे वो गुस्से में चीखने लगता है। उसकी चीख पास में सो रहे फू को इरिटेट करती है। 13 सीट फू से कहता है कि अगर वो उसे मैजिक सर्कल तक ले जाए तो बदले में वो उसे एक आराम की मौत देगा, लेकिन फू का मूड नहीं होता है। उसका बस एक ही गोल है, ड्रैगन को पलट पलट के मारना। बैटल से पहले उसने स्टारलिया को बताया था कि मिड लेवल और मैच्योर ड्रैगन का खून टेलीपोर्टेशन के लिए 100 गुना ज्यादा मैजिक देता है। 13 सीट इस काम के लिए परफेक्ट है। वो अपने नॉन ह्यूमंस आर्म का पावर रिलीज करता है, जिससे वो एक झटके में ड्रैगन्स को हरा देता है और उसका सारा मैजिक अब्जॉर्ब कर लेता है। वो अपने काम से खुश होता है, लेकिन उसकी टीम उस पर हमला कर देती है और कहती है कि उसने अपने नॉन ह्यूमंस आर्म का कंट्रोल खो दिया है। क्रिम्सन ये सब देख रही होती है और फू की ताकत से इम्प्रेस हो जाती है। अब उसका इंटरेस्ट इस यूनिट में बढ़ जाता है और वो मिनिमम डैमेज के साथ उनका कंट्रोल लेना चाहती है। तभी अल्टोजोरा के कुछ टेंटिकल एरिया में घुस जाते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज सिविलियंस उनका तुरंत सामना करते हैं और उन्हें हटा देते हैं। क्रिम्सन सबको कह दे कि अब देर मत करो, जल्दी वहाँ से निकल जाओ वापस जंगल में। बैटल अभी भी जारी है। स्टारलिया और उसकी स्क्वाड पूरी तरीके से थक चुकी है। हवा में उड़ते ड्रैगन्स उनके एयरफोर्स से खेल रहे हैं और उन्हें जमीन पर गिरा रहे हैं। स्टारलिया कुछ सोल्जर्स को हवा में लॉन्च करती है ताकि कुछ ड्रैगन्स के बैरियर को तोड़ सके और उन पर अटैक कर सके। तभी एक ड्रैगन अचानक स्टारलिया के केज में घुस जाता है और उसे चोट पहुंचाता है, जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अल्टोजोरा पहले से जान चुका था कि स्टारलिया फेल हो जाएगी क्योंकि वो डिसएडवांटेज में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं था। वो डिफेंस और ऑफेंस दोनों का कमान ले रही थी बिना ये समझे कि ये कितना एक्साइटिंग हो सकता है। अल्टोजोरा सोचता है कि अब पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन टेराक्टोरा उसे वार्न करता है रैग्ना सिन और गारू के बारे में जो उसकी तरफ आ रहे होते हैं। उसने अपनी आर्मी का आधे से ज्यादा हिस्सा ऑलरेडी खो दिया है, लेकिन फिर भी उसे यकीन है कि अगर वो अपनी संख्या बढ़ा दे तो वो जीत सकते हैं। रैग्ना और उसके साथी टेराक्टोरा के पास पहुंच ही नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि इनफीरियर ड्रैगन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो थक चुके हैं, सांस लेने का भी वक्त नहीं है और रैग्ना तो बिल्कुल मरने जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है और आगे बढ़ रहा है और ड्रैगन्स को काट रहा है। वो किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहता है। ये देखकर सिन भी मोटिवेट होता है और उसके साथ चल पड़ता है। रैग्ना अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दर्द में होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। उसका शरीर पूरा ठंडा हो गया है। वो सिर्फ रुकना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि वो नहीं रुक सकता क्योंकि उसे सबको अकेले ही बचाना है। सिन ने उसे हीरो बनने के बारे में कहा था। उस बात ने उसे कुछ हद तक सुकून भी दिया, लेकिन वो भी एक कमजोरी है। अचानक तीनों एक बड़े ग्रुप के सामने रुक जाते हैं। रैग्ना बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हमला करता है और सभी ड्रैगन्स को एक झटके में काट डालता है। ये देखकर सिन और गारू भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि रैग्ना बिल्कुल मरे हुए जैसा लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी टेक्निक्स किसी तरह काम कर रही हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी से हारने वाला है और वो ज्यादा ही डिस्परेट हो गया जैसे उसका फ्यूचर वाला वर्जन था। पर ये सब ठीक है क्योंकि अब उसने ऑरा का
फ्लो सिल्वरीन और ड्रैगन्स की मैजिकल पावर्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। सिल्वरीन को मैजिक से रेजिस्ट करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए ये किसी भी मैजिक को काट देगा और फ्रीज कर देगा। जब और ड्रैगन्स उसकी तरफ बढ़ते हैं तो रैगना वहाँ पहुँचने के कुछ सेकंड पहले ही वो अपने सिल्वरीन फ्रीजिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। अब उसकी ताकत उसके खुद के पावर फ्यूचर वर्जन के एक्सपीरियंस से और भी ज्यादा पावरफुल हो गई है। उसे सिर्फ अपने इमेजिनेशन का यूज करना है और सिल्वरीन को अपनी तलवार के टिप से फ्लो होने देना है। जैसे वो स्विंग करता है सिल्वरीन बाहर निकलती है और सभी ड्रैगन्स को एक ही बार में एलिमिनेट कर देती है अपनी तलवार से बिना उन्हें छुए। इसी बीच टेरक्टोरा रैगना के लगातार लड़ने वाले एटीट्यूड से इरिटेट हो जाता है। उसे चिंता होती है कि रैगना की जीत दूसरों को भी मोटिवेट ना कर दे, लेकिन ऑल्टोजोरा को लगता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टालिया तो हार चुकी है भाई। हम देखते हैं कि वो जमीन पर घायल पड़ी होती है और हिल भी नहीं पा रही होती है। कुछ ड्रैगन उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सोल्जर क्रिस्टोफर उसकी मदद के लिए आ जाता है। स्टालिया उससे कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ ले चलो। वो उसे उठाता है और नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाता है। इससे पहले स्टालिया ने क्रिम्सन से ऑल्टोजोरा का लोकेशन ट्रैक करने के लिए मदद मांगी थी। क्रिम्सन को ये रिस्की लगा, लेकिन फिर भी उसने अनुमान लगाया कि ऑल्टोजोरा बेस में लगभग 1 किलोमीटर रेडियस में है। इस जानकारी के बेसिस पे स्टालिया समझ जाती है कि टेरक्टोरा ने रैगना को ऑल्टोजोरा की लोकेशन से दूर खींच लिया था। क्रिम्सन ने ये भी बताया कि ऑल्टोजोरा अपने आसपास भी बहुत सारे आंखें उगा सकता है, जिससे वो लगभग 2 किलोमीटर तक आराम से देख सकता है। तो उसका लोकेशन किसी ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ से पूरे बेस का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा बड़ा व्यू मिलता हो। स्टालिया अपने सेंसेस उस डायरेक्शन में तेज करती है और ऑल्टोजोरा का पता लगा लेती है। ऑल्टोजोरा समझ जाता है कि उसका लोकेशन ट्रेस हो गया है, तो वो एक जहरीला गैस छोड़ता है ताकि स्टालिया रुक जाए। तभी नजरीना अचानक उसके पीछे आकर एक सरप्राइज अटैक करती है और एक ही अटैक में उसका सिर और दिल पूरी तरीके से फाड़ देती है। लेकिन बदकिस्मती से ऑल्टोजोरा की बॉडी अभी भी काफी होती है। नजरीना महसूस करती है कि ये एक नकली बॉडी थी। वो कहती है कि अब आगे का काम स्टालिया करे और वो वहाँ से चली जाती है। स्टालिया उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि असली ऑल्टोजोरा असल में 100 मीटर जमीन के नीचे छुपा हुआ है। स्टालिया अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन को मैनिपुलेट करती है ताकि ऑल्टोजोरा को खींचकर बाहर निकाल सके। वो क्रिस्टोफर को कमान देती है कि एक तलवार उस पर फेंके। तभी ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और टेरक्टोरा से कहता है कि जंगल पर एक कैनन से फायर करे। तभी रैगना और उसके साथी टेरक्टोरा को देखते हैं और टेरक्टोरा भी उन्हें देख लेता है। वो तुरंत अपने कैनन से उनकी तरफ एम करता है और ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। फिर वो ऑल्टोजोरा के साथ ये चेक करता है कि कौन उनके एरिया में घुस आया है। उसे स्टालिया देखती है जो कैनन से हिट हो चुकी है और जमीन पर पड़ी होती है। वो अपना एक शरीर स्टालिया के सामने लाता है और उसके साथ उसकी टीम की मेहनत की तारीफ करता है। इससे पहले क्रिम्सन प्रिंसेस लिक्यूसिया के बारे में बात कर रहा होता है, एक फेमस लड़की जो अपनी कई मिलिट्री पावर्स के लिए जानी जाती थी और जिसे सोलेरियन लोग एक चमत्कार मानते थे। बाद में वो एक ड्रैगन स्केरेज बन गई थी। कई लोगों का मानना है कि स्टालिया उसी लिक्यूसिया का पुनर्जन्म है। ऑल्टोजोरा पहले एक इंसान के रूप में लिक्यूसिया के लिए काम करता था और ड्रैगन बनने के बाद भी उसकी यादें उसके पास ही रही। इसी वजह से क्रिम्सन ने स्टालिया को इनकरेज किया था कि वो लड़ती रहे ताकि उसकी शकल और इरादे से ऑल्टोजोरा पागल हो जाए। ऑल्टोजोरा स्टालिया से कहता है कि वो विंग ब्लड लाइन ज्वाइन कर ले क्योंकि वो नहीं चाहता था कि स्टालिया मरे। वो ये तक कहता है कि उसके सोल्जर्स भी चाहते हैं कि वो जिंदा रहे। तभी स्टालिया होश में आती है और समझ जाती है कि ऑल्टोजोरा उसे लिक्यूसिया से कंपेयर करने लगा है। वो उसे बताती है कि वो सिल्वरीन को कंट्रोल कर सकती है क्योंकि ये मैजिक को रजिस्ट करने के लिए बनाया गया है और वो उस रेजिस्टेंस को अपनी मर्जी से चला सकती है। हो सकता है कि वो एक जनरल के रूप में ऑल्टोजोरा का मुकाबला ना कर सके, लेकिन मैजिक रेजिस्टेंस की तुलना में वो उससे बेहतर है। वो कई बार बैरियर्स बनाती है और एक बड़ा सा फ्लावर समन करती है जो ऑल्टोजोरा को पकड़कर पेड़ से जोड़ देता है। ऑल्टोजोरा का शरीर पूरा फ्रीज हो जाता है, लेकिन वो अपने सिर पर एक मुंह उगा लेता है ताकि बात कर सके। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता और तुरंत स्टालिया को जहर दे देता है, लेकिन तभी 2 सोल्जर तुरंत आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। उनका कहना है कि वो मर जाए तो चलेगा, लेकिन ऑल्टोजोरा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। क्रिस्टोफर भी वहाँ पहुँचता है और एक भाले को ऑल्टोजोरा के शरीर से निकाल देता है, जिससे वो शांति से तबाह हो जाता है। स्टालिया अपने यूनिट से टेलीपैथी की मदद से बात करती है ताकि उन्हें लड़ने के लिए वापस से मोटिवेट कर सके। वो उनके इरादे को महसूस करके उसे एक भाले में ट्रांसफर करती है। वो सफलता से अपने सभी सोल्जर्स की इच्छा शक्ति को भाले में समा देती है और क्रिस्टोफर को आदेश देती है कि वो उसे टेरक्टोरा पर फेंके। ऑल्टोजोरा तुरंत टेरक्टोरा को उस खतरे के बारे में उसे चेतावनी देता है और टेरक्टोरा भी तुरंत रिएक्ट करके अपना कैनन चला देता है। दोनों अटैक से टकराते हैं जिससे एक जबरदस्त
जबरदस्त आग और सिल्वरीन का धमाका होता है, लेकिन भाला कैनन को चीरकर निकल जाता है क्योंकि सोल्जर्स की हील पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तभी ऑल्टोजोरा जमीन से एक मॉन्स्टर के रूप में बाहर आ जाता है और स्टालिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन नजरीना उसे किसी तरीके से बचा लेती है। इसी दौरान भाला सीधा टेरोक्टोरा के शरीर से गुजर जाता है और रेगना उसे पकड़ लेता है। वो उसे अपने हाथ से मिलाकर टेरोक्टोरा पर सिल्वरीन का एक भयंकर हमला करता है। टेरोक्टोरा कैनन चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तभी रेगना अचानक स्लाइम पर गिर जाता है और परेशान होता है कि शायद टेरोक्टोरा ने खुद को उड़ा दिया है जब वो सिल्वरीन से गिर गया था। इसीलिए वो स्लाइम से कहता है कि उसे फिर से टेरोक्टोरा के पास ले जाए ताकि उसको खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ ऑल्टोजोरा घबरा जाता है और जोर जोर से टेरोक्टोरा को बुलाता है, डर के मारे कहीं वो मर ना गया हो। टेरोक्टोरा जवाब देता है कि वो मरने वाला नहीं है, अगर वो मर भी गया तो अपने दुश्मन को साथ लेकर जाएगा। ऑल्टोजोरा बड़े दुख के साथ उसे कहता है कि वो दोबारा अपने आप को उड़ा दे और इस बार उसकी मौत का कुछ मतलब हो। दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और ऑल्टोजोरा उस एरिया से दूर चला जाता है। टेरोक्टोरा अपनी सारी पावर्स अपने आखिरी अटैक में जमा करता है, जिससे एक भयंकर धमाका होता है, लेकिन किस्मत से रेगना समय पर वहाँ पहुँचता है और एक्सप्लोजन को रोकने के लिए सिल्वरीन का एक बड़ा सा लेयर बनाता है। दूर से सोल्जर उस धमाके को देखते हैं और उन्हें बताते हैं कि रेगना उसे संभाल रहा है, अगर वो फेल होता है तो सबकी मौत तय है। रेगना लगातार अपनी सिल्वरीन निकाल रहा होता है, लेकिन वो धमाका इतना ज्यादा जबरदस्त होता है तो उसे पीछे ढकेलता जा रहा होता है। वो अपनी पावर्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसकी तलवार टूटने की कगार पर है। स्टालिया ये देख सकती है और समझ जाती है कि ये प्रॉब्लम आखिर तलवार में है। वो हार मान चुकी होती है, लेकिन फिर भी हारना नहीं चाहती। वो अपने शरीर से बाहर जाकर कॉन्शियस फॉर्म में रेगना का साथ देने के लिए चली जाती है। वो उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है ताकि तलवार को मजबूत बना सके और थोड़े समय के लिए वहाँ टिक सके। वो रेगना से कहते हैं कि अपनी पूरी शक्ति लगा दो। रेगना उसके हाथ के सपोर्ट को महसूस करते हैं और अपनी पूरी टीम का ऑरा को महसूस कर पाता है। दोनों मिलकर अपनी शक्तियों पर फोकस करते हैं और सिल्वरीन के एरिया को बढ़ाने लगते हैं। वो एक्सप्लोजन का काफी हिस्सा फ्रीज कर देते हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक्सप्लोजन सिल्वरीन को अब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा तेज हो जाता है और पूरी ताकत से उन दोनों की तरफ आ जाता है। तभी रेगना अपने सीक्रेट बताता है, उसके पास एक अल्टीमेट अटैक बचा हुआ है। वो और स्टालिया दोनों तलवार को छोड़ देते हैं और रेगना बताता है कि उसके अंदर एक और तलवार छुपी हुई है। वो चाहता है कि स्टालिया उसकी पावर को रिलीज करने में उसकी मदद करे। इसी तरह स्टालिया उसके अकेले भविष्य की यादों को देख लेती है और इमोशनल हो जाती है। रेगना अपने सिल्वरीन बैटल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है, जबकि स्टालिया अपने सिल्वरीन शेपिंग एबिलिटी से उसके पावर को पूरी तरीके से रिलीज करने में उसकी मदद करती है। रेगना सोचता है कि उसे अकेले सारे ड्रैगन्स का शिकार करना होगा, वरना वो दूसरों पर निर्भर बन जाएगा और कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब उसके दिल में एक अलग सी आग जल रही है, एक नई उम्मीद का एहसास। वो अपनी सारी शक्ति एक मुक्के में फोकस करता है और वो तलवार को मुक्का मारता है, जिससे सारी पावर्स उस एक्सप्लोजन को फ्रीज कर देती है और उससे भी आगे तक निकल जाती है। दूर खड़ा ऑल्टोजोरा ये सब देख रहा होता है। वो इतना ज्यादा हैरान होता है कि कुछ बोल भी नहीं पाता। एक्सप्लोजन पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका होता है और रेगना उसके सामने खड़ा होता है। पीछे स्टालिया और स्लाइम ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। स्टालिया को भविष्य के रेगना की याद आती है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वो असल में गुस्से में कि रेगना इतना पावरफुल होने के बावजूद भी फ्यूचर में इतना अकेला होता है, उसके लिए ये मंजूर नहीं है, इसलिए वो और भी ज्यादा रो पड़ती है। रेगना इस मूवमेंट से इमोशनल हो जाता है और उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके फ्यूचर वाले वर्जन से मुलाकात की। स्टालिया भी उसका धन्यवाद करती है कि उसने उसे और उसकी यूनिट को ये जीत दिलाने में मदद की। वो ये भी कहती है कि रेगना का आखिरी अटैक बहुत ही ज्यादा कूल था। उसके बाद वो उसे कहते हैं कि क्रिम्सन को छोड़कर वो उसके साथ आ जाए। वो उसे उस तरह का दुख भरा फ्यूचर नहीं जीने देगी। वो कहती है कि रेगना इसके बारे में सोच सकता है, लेकिन अगर वो मना भी करता है तब भी वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। फिर वो अपने शरीर में वापस लौट जाती है ताकि टेलीपोर्टेशन के लिए रेडी हो सके। रेगना वहाँ खड़ा उसको देखकर हैरान होता है। वो फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसके साथ जिंदा रहकर एक दूसरे को बचाया। फिर वो अचानक बेहोश हो जाता है। स्टालिया अपने शरीर में वापस आ जाती है और जब टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट होता है तो सब लोग खुशी और सुकून महसूस करते हैं। तब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये खुशी तुरंत खत्म हो जाती है जब स्टालिया अचानक से अपना सर खो बैठती है वोल्ट कामुई के अटैक की वजह से। फिर वो उसका सर वापस जोड़ देता है और रेगना पर हमला करने के लिए निकल पड़ता है, जिससे रेगना को लड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वो स्लाइम को भी मार देता है इससे पहले कि स्लाइम कुछ कर सके। रेगना अब अपने लिमिट तक पहुंच चुका है। अब जो बचा है वो उसकी असली कीमत है। उसे कैसे भी करके कुछ करना होगा क्योंकि अब वो फाइनल बॉस के सामने है। वापस कैपिटल में नेबुलेंट
टेंशन में होता है क्योंकि वोल्ट कामुई वहाँ से चला गया होता है। अल्टीमेचा उसे बताती है कि वो जंग में शामिल होने के लिए गया है उसके कहने पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रैगना जैसे कमजोर दुश्मन से नहीं मरेगा। वोल्ट कामुई और रैगना की लड़ाई शुरू हो जाती है। क्रिम्सन ने रैगना को क्लाउड मोनार्च के बारे में बताया था। वो अपना खून अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर नहीं करते बल्कि उन्हें एक अनोखा पंजे जैसा हथियार देते हैं। वोल्ट कामुई ने उन्हीं में से एक पंजा चुरा लिया है। इसी वजह से रैगना को वोल्ट कामुई से नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन वो ये भूल गया था, इसीलिए वो लड़ता जा रहा था। वोल्ट कामुई बहुत ज्यादा तेज है, वो बार बार अटैक करता है और कोई भी ओपनिंग नहीं छोड़ता। फिर भी रैगना हिम्मत नहीं हारता है, सारे अटैक्स को झेलता है और एक जोर का अटैक करके वोल्ट कामुई का सर काट देता है। वोल्ट कामुई तुरंत रीजनरेट कर लेता है और बदला लेते हुए उसे जमीन पर फेंक देता है। फिर वो उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे रैगना जबरदस्त स्पीड में जाकर जमीन पर गिरता है। रैगना वापस उठता है और तलवार का इस्तेमाल करके एक हमला करता है, लेकिन वोल्ट कामुई उसकी तलवार को तोड़ देता है और उसे फिर से नीचे गिरा देता है। जैसे ही रैगना उठने की कोशिश करता है, वोल्ट कामुई फिर से अटैक करता है। खुशकिस्मती से रैगना टाइम पर ब्लॉक कर लेता है एक तलवार के टुकड़े और एक सिल्वरिन की एनर्जी बॉल से। बट इस अटैक में वोल्ट कामुई का हाथ कट जाता है और वो पीछे हट जाता है। रैगना अपने हाथ में सिल्वरिन फोकस करता है ताकि जब वोल्ट कामुई करीब आए तो उसे काट सके। फिर वो एक और तलवार निकाल कर उस पर फेंकता है, लेकिन वो टकराते ही टूट जाती है। जब वोल्ट कामुई अपना क्लोन निकालता है, रैगना जमीन पर गिर जाता है। वो अब हिल भी नहीं पा रहा होता है। जब वो उठने की कोशिश करता है तभी उसे स्टारलिया की आवाज सुनाई देती है। आंखें खुलते ही वो एक सुनसान जगह में होता है। जैसे उसकी नजर स्टारलिया पर पड़ती है, वो तुरंत उसके पास भागता है और उसके कंधों को पकड़कर जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है। स्टारलिया भी हैरान होती है कि रैगना इसके इतने करीब है। वो उसे हल्के से दूर करती है, लेकिन उससे कहती है कि तुमने मुझे जो निकनेम दिया था तुम मुझे वो कहकर बुलाओ। रैगना उसकी बात मान जाता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो हैरानी से कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन काम कर गया है। फिर रैगना पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो वो उसे उन तक ले जाती है, लेकिन अचानक वो रुक जाती है और कहती है कि वो बस यहाँ तक ही जा सकती है। अब उसे कुछ और काम करना है, एक यूनिक तलवार बनाना जो हमेशा से वो बनाना चाहती थी। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि वो तलवार कैसी होगी, क्योंकि उसे अभी भी अच्छे से डिटेल्स नहीं पता है। बस इतना पता है कि उस तलवार का नाम है सिल्वर कॉमेट और ये तलवार सिर्फ उसी से बनाई जाती है जो आसमान में सिल्वर कॉमेट गुजरता है। जब वो ये सब समझा रही होती है और कहते हैं कि एक बार बहुत पहले भी ऐसा एक कॉमेट गुजरा था और वहीं से सिल्वरिन ओरिजिनेट हुई थी। वो चाहती है कि वो एक ऐसी तलवार बनाए जो रैगना के लायक हो। तभी अचानक जमीन रैगना के नीचे से टूट जाती है और वो नीचे गिरता है। जब वो गिर रहा होता है तो वो चिल्लाता है, मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। फिर अचानक वो उठ जाता है। असल में ये सब एक सपना था, लेकिन वो अभी भी उसकी प्रेजेंस महसूस कर पा रहा होता है, इसीलिए उसे सुकून मिलता है। वो इधर उधर देखने लगता है और पता चलता है कि उसके सारे घाव पर बैंडेज किया गया है और कुछ सैनिक उसके पास टेंट में सो रहे हैं। वो टेंट के बाहर जाता है और देखता है कि वो उसी खाली जगह के कैंप में जो उसके सपने में था। स्लाइम भी वहाँ पर होता है जो डिप्रेस सैनिकों को उनके हार के बाद थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश कर रहा होता है। रैगना उसके पास चला जाता है, जिससे स्लाइम खुश हो जाता है। फिर वो रैगना को सोलरेंस के पास ले जाता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने रैगना को ठीक करने की कोशिश की थी। हालांकि ये काफी मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी में मैजिक से रिएक्शन हो रहा था सिल्वरिन की वजह से। रैगना हैरान रह जाता है जब वो देखता है कि कुटिला का चेहरा अल्टीमेसिया जैसा है, तो वो तुरंत रिएक्ट करता है और कैरोला को एक जोरदार मुक्का मारता है। लेकिन आइजैक बताता है कि ये लोग सोलेरियन चर्च के लिए काम करते हैं। फिर भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कैरोला का चेहरा अल्टीमेसिया जैसा क्यों है। सबसे ताकतवर ड्रैगन हंटर एक ही ग्रुप का हिस्सा थे जिसे ड्रैगन स्क्रेच कहते हैं। ये एक इलाइट हंटर ग्रुप था जो सोलेरियन चर्च ने बनाया था। ये लोग सन गॉड की पूजा करते थे और हर मेंबर को सेंस का टाइटल दिया जाता है और उन्हीं सेंस में से एक थी कैरोला। उसके पास टाइम को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की शक्ति थी। उसका स्किल इतना ज्यादा यूनिक था कि चर्च ने डिसाइड किया कि उसकी मौत के बाद उसके क्लोन्स बनाए जाएंगे। कैरोला के क्लोन्स का इस्तेमाल उन्होंने हीलर्स के रूप में किया और उन सोल्जर्स को भी जिंदा किया जो ड्रैगन्स के खिलाफ लड़े थे। लेकिन ये क्लोन परफेक्ट नहीं है। हर एक क्लोन सिर्फ 4 साल तक जिंदा रह पाता है और जब भी वो टाइम मैजिक का यूज करते हैं तो उनकी जिंदगी थोड़ी सी कम हो जाती है। इन क्लोन्स के पास कैरोला की पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर, और क्लोन 19835 उन्हीं एक्सेप्शन में से एक थे। बाकी सब क्लोन सिर्फ एक खाली सेल जैसे थे, सिर्फ अपने फर्ज को पूरा करने वाले। लेकिन 19835 अलग थे, उनके पास इमोशंस थे। इसी वजह से वो न सिर्फ कैरोला की पावर्स को सीख पाए और यूज कर पाए, बल्कि उसकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा लंबी हो गई। वो चर्च के एक फ्रंट लाइन
लाइन बेस में लीडर के रूप में काम करती थी। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसा पाप किया जो चर्च के लिए कभी माफ नहीं किया जाता था। उसने एक छोटे ड्रैगन को हील कर दिया था जो चर्च के लिए एक खतरा था। 8 साल बाद खुद सन गॉड उस पाप की सजा देने के लिए प्रकट हुआ। उस दिन के बाद आगे बनाए गए सभी कैरोला क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसे फांसी देने का फैसला किया गया। तभी अचानक टाइम स्टॉप हो गया और एक छोटी बच्ची जैसे कैरोला के सामने आई और उसे कहा कि वो उसके सेवक बन जाए। ये एक ड्रैगन गॉड था जिसका कोई असली शारीरिक रूप नहीं था, लेकिन वो अपने भक्तों के विश्वास के मुताबिक रूप धारण करती थी। कैरोला मरना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि कोई उसे बचा ले, इसीलिए उसने ड्रैगन गॉड के सेवक बनने के लिए हाँ कर दी। ना सिर्फ ड्रैगन गॉड ने उसे ड्रैगन ब्लड दिया बल्कि उसे ड्रैगन मोनार्क का भी रैंक दिया। ये वो रैंक है जो ड्रैगन गॉड से नीचे होती है। उसे एक नाम भी दिया गया, अल्टीमेसिया। बाद में वो 13 ड्रैगन मोनार्क के ग्रुप की लीडर बन गई जिसका नाम था ब्लड ऑफ ड्यूम। ये लोग कई बार इंसानों पर हमला करते थे क्योंकि ड्रैगन गॉड ने ऐसा करने को कहा था। ये सब जब शुरू हुआ था जब ड्रैगन गॉड को दानापुर नाम के शहर में एक पेस्ट्री शॉप बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। ये शहर किंगडम ऑफ लीज में था और वो खुद इस शहर को ड्रैगन अटैक से बचाती थी। लेकिन एक दिन उस पेस्ट्री शॉप में चोरी हो गई और वो दुकान बंद हो गई। इससे ड्रैगन गॉड इतनी ज्यादा उदास हो गई कि उसने गुस्से में सब कुछ तबाह करने का सोचा, जैसे बच्चे गुस्सा होने पर करते ना उसी टाइप। और उसने डिसाइड किया वो पूरे किंगडम को बर्बाद कर देगी। ये सारी बातें समझाने के बाद कैरोला का चेहरा अल्टीमेसिया जैसा क्यों है। कैरोला रैगना से कहती है कि वो उसके लिए ड्रैगन कैरेज बन जाए ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सके, लेकिन रैगना मना कर देता है, भले ही उन्होंने बहुत सारे फायदे बताए हो। इसके बाद कैरोला भी मना कर देती है उन घायल लोगों की मदद करने से, क्योंकि स्टारलिया ड्रैगन स्केच बनने में फेल हो गई थी और रैगना उसकी जगह नहीं ले रहा था। तभी रैगना देखता है कि एक पुराने बिल्डिंग से रोशनी आई है। वो कैमेरा की तरफ से एक सिग्नल था जो उसे बुला रही थी। रैगना कैरोला से पूछता है कि चर्च ने उनकी मदद क्यों नहीं की। कैरोला जवाब देती है कि वो सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो ड्रैगन स्केच बनाने के लायक हो। किसी भी इंसान को पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो भगवान के एक चमत्कार है या नहीं। स्टारलिया ये साबित नहीं कर पाई, लेकिन रैगना ने किया और ये भी भगवान की मर्जी है। रैगना गुस्से में आ जाता और टेबल पर जोर से मुक्का मार देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारा भगवान इतना ही महान है तो खुद क्यों नहीं आता ड्रैगन्स को मारने के लिए। फिर वो उनसे कहता है कि उन घायल लोगों की मदद कर दो और बदले में वो अल्टीमेसिया को खत्म कर देगा। वो उस लाइन को लेकर उस पुरानी बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ क्रिम्सन होती है। क्रिम्सन उसे कम्प्लीटली हील कर देती है। क्लोब चैम्बर में ये चैम्बर अब ठीक है क्योंकि उसमें सेल्फ रिपेयरिंग कैपेबिलिटी है, वरना क्रिम्सन रैगना को कभी माफ नहीं करती। और वैसे भी उसके पास पिछले 2 दिनों से कुछ काम नहीं था, तो उसने चैम्बर को ठीक करके अपने मून बेस से कनेक्ट कर दिया। सब लोग वहाँ जाते हैं और रैगना बताता है कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। क्रिम्सन इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि उसका सर काट दिया गया था, इसका मतलब वो सच में मर चुकी है। रैगना समझाता है कि बैटल के एंड में उसकी और स्टारलिया के ऑरा के थ्रू एक गहरा कनेक्शन हुआ था और वो कनेक्शन अभी भी जिंदा महसूस होता है। ऊपर से वोल्ट कामू ने उसका सर काटने के बाद तुरंत उसे वापस जोड़ दिया था और वो मैग्नेट की तरह चिपक गया था। और सबसे बड़ी बात, वोल्ट कामू उसकी बॉडी को भी साथ ले गया था, जबकि उसका सर ले जाना ही काफी होता। लेकिन क्रिम्सन के पास अभी भी इसका कोई प्रूफ नहीं होता है। रैगना उसकी बात को टाल देता है और कहता है काश वो सोल्जर्स को बता पाता कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है। वो कहता है कि वो उसे फिर से देखना चाहता है, इसीलिए वो क्रिम्सन से मदद मांगता है क्योंकि बैटल अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्रिम्सन किसी ऐसी बात पर यकीन नहीं करना चाहती है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। भले ही रैगना कितना भी जोर दे, वो कहता है कि अभी ड्रैगन्स को हराना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम कंट्रोल मैजिक है और वोल्ट कामोई भी उनके साथ है। सिर्फ टाइम कंट्रोल से निपटने के लिए उनके पास एक सरप्राइज अटैक होना चाहिए जो अभी उनके पास नहीं है। रैगना कहता है कि वो वोल्ट कामो को हैंडल करेगा, जबकि क्रिम्सन अल्टीमेसिया को। पर क्रिम्सन को उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और अभी फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। रैगना कहता है कि स्टारलिया ही सबसे बड़ा फायदा है। वो एक लाजवाब इंसान है जो उन्हें ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ने के लिए चाहिए। क्रिम्सन अब हैरान रह जाती है और उसे लगता है कि रैगना तो उसकी साइड पर था, ना कि स्टारलिया की। उन दोनों ने एक प्रॉमिस किया था और अब वो रैगना को खोना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। रैगना उसे तसल्ली देता है, अरे फिक्र मत करो, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन क्रिम्सन कहती है कि अब तक तो ये सिर्फ किस्मत थी। रैगना हंसता है और कहता है कि अगर वाकई ऐसा है तो अब मैं किस्मत पर भरोसा करना ही छोड़ देता हूँ। उसके दिमाग में उन सभी के साथ बिताए हुए पुराने लम्हे घूमने लगते हैं और तब उसे फाइनली समझ आता है कि वो क्यों लड़ना चाहता है। वो सबको बचाना चाहता है ताकि सब फिर से एक साथ मिलकर हंस सकें। अब वो क्रिम्सन से मदद नहीं मांगेगा, लेकिन वो इतना जरूर मांगता है कि वो अर्थ का दरवाजा खोल दे। क्रिम्सन को समझ आ जाता है कि उसने गलती कर दी है। रैगना अब कोई ऐसा आदमी नहीं रहा है जिसे वो अपने पावरफुल हथियार की तरह कंट्रोल कर सके और अब उसके पास
पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं है। वो दरवाजा समन कर देती है, लेकिन रैगना को वार्न करती है कि वो इस डिसीजन पे जरूर पछताएगा। जैसे ही रैगना दरवाजा खोलने लगता है, उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये वही जहर होता है जो उसने तब लिया था जब दोनों पहली बार मिले थे। इस जहर का असर तब होना था जब रैगना क्रिम्सन को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा। क्रिम्सन उसे एक बेकार हथियार कहकर निराश होती है। उसके लिए अच्छी बात यह है कि वो सिर्फ रैगना के सिल्वरीन बैटल आर्ट्स में इंटरेस्टेड थी। वो उसे किसी और के साथ भी रिक्रिएट कर सकती है। वो रैगना के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके उसे एक ज़ॉम्बी भी बना सकती है और ये मजेदार लगेगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती देखो, रैगना तुरंत होश में आ जाता है। वो खुद हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि क्रिम्सन ने उसे कहा था कि उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। क्या वो झूठ बोल रही थी? क्रिम्सन मना करती है। वो खुद नहीं समझ पा रही कि रैगना अब तक जिंदा कैसे है। उसने खुद के सबसे पावरफुल जीन यूज किए थे। अगर रैगना के अंदर वो आधा सिल्वरीन का तलवार भी है तो कम से कम आधा तो मर जाना चाहिए था। क्रिम्सन गुस्से से पागल हो जाती है और रैगना उसे शांत करने के लिए उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो सीधा दीवार पर जा टकराती है। रैगना मानता है कि उसने उनके बीच हुए प्रॉमिस को तोड़ दिया है, लेकिन क्रिम्सन की बात उसे इमोशनल नहीं कर पाती। कि मेरा उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन रैगना उसे तुरंत खत्म कर देता है। वो याद करता है कि जब उसने पहली बार फ्यूचर में क्रिम्सन से मुलाकात की थी तो रैगना ने उसे मार दिया था और उसकी बॉडी में दिल नहीं था। अब वो जानना चाहता है कि उसका दिल कहाँ पर है। शायद इसी वजह से क्रिम्सन की बातों में कोई भी इमोशंस नहीं होते हैं। स्टारलिया की यूनिट बार बार रैगना के दिल को छू गई थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी जान दांव पर लगाई थी। लेकिन क्रिम्सन उस बात को कभी सीख नहीं पाई। वो सिर्फ अपने शैतानी प्लान्स बनाती रही। रैगना कहता है कि जीतने के चांसेस भले ही कम हो, लेकिन जीरो तो नहीं है। अगर क्रिम्सन अब चैलेंज नहीं ले सकती तो यह बाकी के ब्लड लाइन्स को कैसे खत्म करेगी? क्रिम्सन के पास जवाब नहीं होता। वो खामोश रह जाती है कि मेरा अपना रूप बदलकर फिर से रैगना पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिम्सन उसे रोक लेती है। वो रैगना से कहती है जो करना है कर लो, और रैगना को छोड़ देती है। रैगना कैंप में वापस लौट आता है और देखता है कि सोल्जर्स का हाल पहले से बेहतर है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि स्टारलिया अभी भी जिंदा है, क्योंकि क्रिस्टोफर का सिल्वर प्रोटेस्टिक आर्म सिर्फ स्टारलिया के सिल्वर इन मैनिपुलेशन से ही खिलता है और वो अभी भी मूव कर रहा है। अब सब उसे बचाने के लिए जाना चाहते हैं और रैगना भी उनके साथ जाने वाला है। इसी बीच स्टारलिया कैपिटल में वोल्ट कामुई के साथ है। वो अभी भी जिंदा है और जैसे वो होश में आती है वो कंफ्यूज फील करती है। वोल्ट कामुई उसे समझाता है कि अगर किसी का साथ तुरंत वापस जोड़ दिया जाए तो वो फिर से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन उसने उसके गले पर एक पोइजन मार्क बना दिया है जो एक्टिवेट हो जाएगा और उसे मार देगा अगर रैगना या उसका यूनिट उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए। अचानक वोल्ट कामुई का हाथ अंदर से जमने लगता है और ये आइस उसके पूरे शरीर में फैल जाती है, जिससे उसे अपने आप को फिर से रीजनरेट करना पड़ता है। ये सब उस फाइट के बाद से हो रहा है। उसके शरीर पर जो घाव रैगना ने दिए थे उनके निशान अभी भी असर कर रहे हैं। इसी वजह से वो स्टारलिया को जिंदा रखा हुआ है। वो फिर से रैगना से लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ, और वो चाहता है कि स्टारलिया उसकी मदद करे ताकि वो अपना बेस्ट वर्जन दे सके। स्टारलिया उसे याद दिलाते है कि वो मर जाएगी जब रैगना वहाँ आएगा। वोल्ट कामुई कहता है कि हाँ, इसी वजह से वो चाहता है कि स्टारलिया रैगना के लिए एक तलवार बनाए जो उसके क्लोन्स के सामने टिक सके। उस वक्त के आने से पहले स्टारलिया डिसाइड करती है कि वो तलवार बनाने की जल्दी करेगी ताकि वो बिना किसी पछतावे के मर सके। क्रिम्सन इसी दौरान बेड पर उदास होकर पड़ी होती है। वो सैटेलाइट के जरिए कैपिटल की सिचुएशन को चेक करती है। वो देखती है कि ड्रैगन्स काफी जल्दी में लग रहे हैं और वो अंदाजा लगाती है कि शायद इसका यही रीजन है कि अल्टीमेशिया इस वक्त अपना टाइम कंट्रोल मैजिक यूज नहीं कर पा रही है। ये परफेक्ट टाइम है हमला करने का। वो अपने सर्वेंट्स को इकट्ठा करती है और बैटल के लिए तैयार होती है। रैगना और बाकी यूनिट फू और कैरोला की मदद से कैपिटल की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो लोग कैपिटल पहुंचते हैं, स्टारलिया के गले का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। इसी बीच वोल्ट कामुई को पता चलता है कि दुश्मन पहुंच गया है। ड्रैगन्स के सोल्जर्स ग्राउंड पर उतरने लगते हैं और नोटिस करते हैं कि सूरज नहीं उग रहा है। ये नेबुलियन की बैरियर की वजह से हुआ है। गार्जियस भी उन्हें देख लेता है और तुरंत अटैक करना शुरू कर देता है। वोल्ट कामुई रैगना का इंतजार करता है। सोल्जर्स रैगना से कहते हैं कि वो तुरंत वोल्ट कामुई के पास चला जाए और वो निकल पड़ता है। नेबुलियन किसी और को भी महसूस करता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ से आ रहा है। ये क्रिम्सन है जो अपने टेलीपोर्टेशन रूम के जरिए बैरियर के ऊपर से आ रही है। क्रिम्सन देख लेते हैं कि ड्रैगन्स ने अब तक टाइम स्टॉप नहीं किया है, जबकि वो उनका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। इसका मतलब ये है कि अल्टीमेशिया सच में टाइम स्टॉप नहीं कर सकती है। वो तुरंत अपने गोलियम का जायंट थ्रो बहुत स्पेशल कनेक्शन के जरिए समन करती है। नेबुलियन पैनिक में आ जाता है क्योंकि उसने किसी इंटरफेयर की उम्मीद नहीं की
थी और वो गार्थियस को मशीन को रोकने के लिए बुलाता है। रैगना भी देख लेता है कि क्रिम्सन आ गई है, बिल्कुल उसके उम्मीद के मुताबिक। जैसे ही वो वोल्ट कामुई की तरफ बढ़ता है उसे स्टारलिया दिखाई देती है जो मरने के बिल्कुल करीब थी। वोल्ट कामुई उसका इंतजार कर रहा होता है। रैगना तुरंत स्टारलिया के पास दौड़ता है और वोल्ट कामुई उन्हें अलविदा कहने का वक्त देने के लिए पीछे हट जाता है। रैगना उसे अपनी बाहों में उठाता है और देखता है कि उसके शरीर में जहर तेजी से फैल रहा है। वो उसके लिए आया जैसा उसने प्रॉमिस किया था, लेकिन अब वो क्या करे जब वो मरने वाली हो। अगर वो पॉइजन को फ्रीज करने की कोशिश करेगा तो उसे भी फ्रीज कर देगा। शायद सोलेरियन या क्रिम्सन उसकी मदद कर सके, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है। स्टारलिया उसे अपनी बनाई हुई तलवार देती है और कहती है कि ये उसके लिए बनाई गई है। रैगना उसे लेता है और उसे सिल्वरियन कॉम्बैट वाली ड्रीम याद आ जाती है। स्टारलिया उससे माफी मांगती है कि वो उससे बेहतर तलवार नहीं बना पाई और इस तरह वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। स्टारलिया को अफसोस होता है कि वो काफी अच्छी नहीं थी, क्योंकि रैगना इस तलवार से वोल्ट कामुई के क्लोन्स को भी नहीं हरा पाएगा। वो जोर से खांसती है और रोती है। जैसे जैसे उसका आखिरी वक्त करीब आ जाता है वो कहती है कि अगले जन्म में वो एक शक्तिशाली तलवार बनाएगी जो रैगना के लायक हो, लेकिन उसके लिए शायद अगली बार कभी नहीं आएगी। रैगना परेशान हो जाता है और उसका मन बेचैन होने लगता है। वो चाहता है कि दोनों जिंदा रहें और मिलकर अच्छे से बात कर सकें, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सका तो कम से कम वो चाहता है कि स्टारलिया उसे देखे जब वो लड़ता है। वो वादा करता है कि इसी तलवार से वो वोल्ट कामुई को हराएगा और चाहे स्टारलिया उसे ना देख सके। वो इतना तेज चमकेगा कि उसकी रोशनी को महसूस करना पड़ेगा। तभी नचरीना आती है और स्टारलिया को अपने गोद में उठा लेती है ताकि रैगना अपना वो काम पूरा कर सके। अगर स्टारलिया मर गई तो रैगना को दुख होगा, लेकिन वो खुश भी होगा कि उसने उसे अपनी जिंदगी में पाया। इसीलिए स्टारलिया को सब कुछ देखना होगा आखिरी पल तक, क्योंकि अब से रैगना अपने फ्यूचर वाले वर्जन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है। वोल्ट कामुई नीचे आता है और रैगना उससे कहता है कि वो जल्दी से ड्रैगन बन जाए, लेकिन वोल्ट कामुई पहले वहीं से शुरू करना चाहता है जहाँ वो रुक गए थे और रैगना को अपना क्लोन दिखाता है। वो क्लोन यूजर के हिसाब से अपने कैरेक्टरिस्टिक को बदल सकता है, इसीलिए जब उसने उसे छुआ तो लाइटनिंग क्लोन बन गया। वो तुरंत एक्सपोज करके बदल जाता है और बिजली जैसे स्पीड से एक भयंकर फॉर्म ले लेता है। फिर वो जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक वेव छोड़ता है जो जमीन को तहस नहस कर देता है। लेकिन रैगना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका सिर्फ एक ही गोल है, उसे ड्रैगन बनने पर मजबूर करना। वोल्ट कामुई उस पर अटैक करता है, लेकिन रैगना उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। वोल्ट कामुई का हाथ और उसका अटैक दोनों जम जाते हैं। फिर रैगना तुरंत हमला कर देता है और उसे आधा काट देता है। ये देखकर वोल्ट कामुई और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। रैगना अपनी तलवार को अपनी पीठ पर रखता है जो तेज चमकने लगती है और वो चाहता है कि वोल्ट कामुई जल्दी से अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाए ताकि वो उसे अपने बेस्ट फॉर्म में मार सके। तलवार उसकी पीठ पर और भी ज्यादा चमकने लगती है जिससे वो थोड़ा जमीन से ऊपर उठ जाता है जैसे कोई भगवान हो। वोल्ट कामुई को ये सब बहुत ज्यादा मजेदार लगने लगता है। जैसे ही उसका शरीर रीजनरेट होता है वो दोनों के हथियारों को तुलना करने लगता है। उसका क्लोन यूजर के हाथ में 100% पावर तक पहुंचता है, लेकिन रैगना की तलवार यूजर को 120% पावर तक ले जाती है और आखिरकार वो सीरियस हो जाता है और ड्रैगन फॉर्म में बदल जाता है। वो रैगना पर अटैक करता है, लेकिन रैगना सिर्फ अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है जिससे सिल्वरियन की एक भयंकर लहर निकलती है। इससे आसपास का एरिया पूरी तरीके से भाई साहब बिगड़ जाता है, जिससे देखकर नजरीना तुरंत स्टारलिया को लेकर वहाँ से निकल जाती है। रैगना तुरंत उन्हें देखता है और उनकी स्पीड बढ़ाने के लिए एक स्वॉर्ड भेजता है। फिर वो अपने एनिमी पर फोकस करता है और क्लोज कॉम्बैट के लिए अटैक करता है, जिसमें वो सिल्वरिन का अटैक करता है। इस वजह से वोल्ट कामुई पीछे खिसक जाता है, लेकिन तभी वोल्ट कामुई अपने क्लोन से पलटवार करता है और दोनों के बीच जोरदार टक्कर होती है। वो रैगना को अपने जोरदार अटैक से मारकर जमीन पर गिरा देता है। फिर वो अपने क्लोन को बड़ा करता है ताकि दूर से रैगना को मार सके, लेकिन रैगना डॉज करता है और वापस उठ जाता है। वोल्ट कामुई तुरंत रैगना पर रश करता है, लेकिन रैगना ब्लॉक करता है और दोनों के बीच कुछ देर तक लगातार फाइट चलती है। तब तक वोल्ट कामुई को थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाता है। वो रैगना के पीछे से छुपकर उस पर फायर करता है। तभी स्टारलिया के बनाए के स्वॉर्ड में एक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है जो अटैक को रोक देता है। फिर भी वोल्ट कामुई अपने क्लोन से रैगना को पकड़ लेता है और उसे जमीन पर दबा देता है। रैगना क्लोन को फ्रीज करने की कोशिश करता है जब तक वोल्ट कामुई एक एनर्जी बॉल बनाकर उसमें ब्लास्ट करने की तैयारी करता है। रैगना समय पर क्लोन हटा देता है और अटैक को एक हाथ से ब्लॉक करता है और अपने दूसरे हाथ को वो ब्लेड में कन्वर्ट करता है और उस एनर्जी अटैक को बीच में से काट देता है। वो वोल्ट कामुई तक पहुंचता है और उसे आसमान की तरफ ढकेलता है। उसका हाथ भी काट देता है। वो रीजनरेट करने से पहले ही अटैक करता है, लेकिन रैगना उस अटैक को डिफेंस
डिफेंस करता है। ये फाइट ऐसे ही चलती रहती है जब तक नजरीना ग्राउंड से उन्हें देख रही होती है। बैरियर के बाहर से वो रेगना की रोशनी को देखती है और उसे स्टारलिया को दिखाने की बात करती है। स्टारलिया उससे कहती है कि वक्त बर्बाद मत करो और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। नजरीना परेशान हो जाती है लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि स्टारलिया अब जवाब नहीं दे रही है। वो वहाँ से जाने लगती है अलविदा कहकर और स्टारलिया का शरीर वहीं पर छोड़ जाती है। इसी दौरान नेपोलियन लगातार क्रिम्सन की प्रेजेंस को महसूस करता है। उसने अल्टीमेशिया को एक ऑल्टरनेट स्पेस में रखा है और उसे डर है कि क्रिम्सन वहाँ पर उस स्पेस पर कब्जा करने के लिए आई है। क्रिम्सन एक स्पेल कास्ट करना शुरू करती है और नेपोलियन के बैरियर को तोड़ने लगती है। नेपोलियन घबरा जाते हैं क्योंकि क्रिम्सन बहुत तेजी से काम कर रही है। वो उनके सारे एफर्ट्स कुछ ही सेकंड में खत्म कर दे रही है, लेकिन नेपोलियन बैरियर को फायरबॉल अटैक करता है ताकि क्रिम्सन को वहीं पर खत्म कर सके। लेकिन बदकिस्मती से स्लाइम वहाँ पर आ जाते हैं और नेपोलियन को निकल जाता है। क्रिम्सन आखिरकार सारे बैरियर्स को तोड़ने में कामयाब हो जाती है और अल्टरनेट स्पेस में पहुंच जाती है। वो चुपचाप अल्टीमेशिया की तरफ बढ़ती है जो उसकी तरफ पीठ करके खड़ी होती है और उस पर गन से पॉइंट करती है। लेकिन जैसे ही वो गोली चलाने वाली होती है नेपोलियन चीख कर उसका नाम लेता है ताकि उसे वार्न कर सके। अल्टीमेशिया चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तभी क्रिम्सन उसके कंधे पर गोली चला चुकी होती है। वो अपने खून का इस्तेमाल करके एक आग बनाती है और उस पर फेंकती है। क्रिम्सन डॉज करती है और एक अलग प्लेटफॉर्म पर लैंड करती है। वो उस स्पेस के सिस्टम को एक्सेस करती है और मैनिपुलेट करती है ताकि दोनों स्पेस में लॉक हो जाए और टाइम की स्पीड बदल जाए। वो चाहती है कि कोई और अंदर ना आए और ना कोई बाहर जा पाए। अल्टीमेशिया नोटिस करती है कि उसका घाव ठीक नहीं हो रहा है और उसे याद आता है कि वोल्ट कामुई ने कहा था कि ऐसे वक्त में गुस्सा होना चाहिए, तब वो गुस्से में आकर ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। यहाँ आने से पहले क्रिम्सन अपना दिल लेने गई थी जहाँ उसने उसे छुपाया था। उस वक्त उसका मोनार्क वर्जन अचानक उसके सामने आता है और कहता है कि इस फैसले पर उसे अपने ऑब्जेक्टिव वर्जन के साथ डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके दो और पर्सनैलिटीज एलिस और वेरोनिका भी सामने आते हैं। दोनों को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि रेगना उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अपने हार्ट के साथ वो आराम से अल्टीमेशिया को हरा सकती है, इसीलिए वो उसे लेकर उसकी जगह पर वापस रख देती है जिससे मोनार्क उसके साथ मर्ज हो जाते हैं। अब वो अपनी असली पावर अल्टीमेशिया पर रिलीज कर सकती है। अल्टीमेशिया उस पर एनर्जी बीम का एक तेजदार हमला करती है, लेकिन क्रिम्सन उसे डॉज कर लेती है और अपने फ्लैश ग्रेनेड का यूज करती है। क्योंकि स्पेस में टाइम स्लो है, बॉल सिर्फ हल्की सी फ्लैश करते हैं जिससे अल्टीमेशिया शील्ड के अंदर छुप जाती है। क्रिम्सन उस पर गोली चलाती है लेकिन बुलेट्स उसकी शील्ड से टकराकर वापस लौट जाती है। अल्टीमेशिया उस पर अपना हमला करती है लेकिन वो उसे भी डॉज कर लेती है और याद करती है कि उसने ये बुलेट्स इसलिए बनाई थी ताकि वो खुद को भी हरा सके। ये बुलेट्स ब्लड फ्लो को खराब करते हैं और मैजिक को कमजोर बना देते हैं, और क्योंकि वो और अल्टीमेशिया दोनों टाइम कंट्रोल का यूज कर सकती हैं, उनका ब्लड फ्लो भी सिमिलर है। इसका मतलब ये बुलेट्स उस पे भी काम करेगी, उसे सिर्फ उसके दिल पर निशाना लगाना है और गेम ओवर। वो एक और बुलेट चलाती है जिसे वो 50 गुना तक एक्सेलरेट करते हैं। फ्लैश ग्रेनेड फिर से थोड़ा चमकने लगता है जिससे अल्टीमेशिया डर से चिल्ला उठती है और वो बुलेट उसके विंग को हिट करती है। शील्ड भी इसी दौरान टूट जाती है, इससे वो प्लेटफॉर्म पर गिर जाती है और अल्टीमेशिया भी एक टूटे हुए पिलर पर गिरती है। क्रिम्सन उसके पीछे से जाती है, वो एक और बुलेट को एक्सेलरेट करती है जबकि अल्टीमेशिया डर के मारे कॉर्नर में छुप जाती है और एक जबरदस्त एनर्जी वेव छोड़ती है। जब बैटल चल रही होती है तब क्रिस्टोफर और फू मिलकर ऑल्टोजोरा को हरा देते हैं, लेकिन जाने से पहले वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है जिससे वो उन दोनों को भी हरा देता है। तभी आइजैक उसके पास आता है और उसे तुरंत फ्रीज कर देता है। क्रिम्सन और अल्टीमेशिया की फाइट अभी भी जारी है और क्रिम्सन को समझ में आता है कि अल्टीमेशिया की एनर्जी वेव बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि वो सबसे कमजोर मोनार्क हो, लेकिन उसके पास मैजिक की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। वो ज्यादातर सुपीरियर ड्रैगन को सिर्फ 1 या 2 अटैक से इजीली हरा सकती है, और वही वो अभी क्रिम्सन के साथ कर रही है जिससे उसके लिए उसके पास पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए वो अपना साइकिल असॉल्ट यूज करती है जिससे स्पेस बिल्कुल शांत हो जाता है। उसकी आवाज एम्पलीफाई हो जाती है और वो अल्टीमेशिया को मेंटली टॉर्चर करती है। उसका मानना है कि वो कैरोला जैसे बिल्कुल नहीं है और खुद को स्पेशल महसूस कराना चाहती है। वो बस एक क्लोन है। ये बात अल्टीमेशिया को शॉक कर देती है, खासकर जब वो ड्रैगन गॉड की भी इंसल्ट करती है जिसने एक केक शॉप के लिए पूरे देश को तबाह कर दिया था। एक बच्चा भी उससे ज्यादा समझदार होता है। वो इस चीज को उसी तरह बताती है जैसे अल्टीमेशिया खुद देखती है। एक जवान कैरोला जो उसके जैसे दिखती थी और वो उसकी बहन है जो उसकी वजह से मर गई थी। अल्टीमेशिया पैनिक करने लगती है। वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है। वो सिर्फ अच्छा
बनना चाहती थी। वो ये डिसाइड नहीं कर पाई कि उसे कैसे बचाएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुद को बचाना चाहती थी। इसी दौरान बार्जियस नेपोलियन की मौत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रूम में घुस जाता है जहाँ स्लाइम अभी भी उसकी बॉडी छिपा रहा होता है। वो स्लाइम को बिल्डिंग के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ नेपोलियन का स्केलेटन छोड़कर वो दुखी होता है, लेकिन उसे याद आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अल्टीमेशिया को प्रोटेक्ट करना। नेपोलियन का दुख मनाने के बाद वो अल्टरनेट स्पेस की दीवार तोड़ देता है। वो ये काम बिल्कुल सही टाइम पर करता है जब क्रिम्सन अल्टीमेशिया पर फायर करने ही वाली होती है। जो डर के मारे रो रही होती है, वो उसे पुकारता है ताकि वो उस पॉल से बने हुए होल से भाग सके। अल्टीमेशिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिम्सन उसके पीछे लग जाती है। वो उसे रोकने के लिए और एनर्जी वेव छोड़ती है, लेकिन क्रिम्सन उन सबको डॉज कर लेती है और उसका पीछा करती रहती है। वो एक शॉट फायर करती है। बाहर किमेरा बदकिस्मती से मर गई थी, लेकिन स्नेक यानी उसकी टेल अभी भी जिंदा थी। वो स्नेक के साथ खुद को स्विच करती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। बार्जियस तुरंत उसकी प्रेजेंस महसूस करता है। ये सोचकर बार्जियस गुस्से में आ जाता है और अपनी पावर पूरी तरीके से रिलीज करता है। वो एक भयंकर मैजिक स्लैश छोड़ता है, लेकिन वो स्नेक तक नहीं पहुंचता। दूसरी तरफ स्नेक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मूव का यूज करता है, जिसका नाम होता है वर्ल्ड कोलैप्स, जिससे गार्जियस अंदर से एक्सप्लोज हो जाता है। ये मूव उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि अल्टरनेट स्पेस और नेपोलियन के बैरियर को भी। ये अटैक अल्टीमेशिया और क्रिम्सन दोनों को चोट पहुंचाता है और उन्हें जमीन पर फेंक देता है। स्नेक क्रिम्सन से माफी मांगता है अपने इस अटैक के कारण और फिर जमीन पर गिरकर मर जाता है। अब जब बैरियर चला गया है, सूरज की रोशनी हर किसी पर पड़ने लगती है और बार्जियस आग में जल उठता है। वो वोल्ट कामुई को पुकारता है ताकि वो अल्टीमेशिया की रक्षा करे, क्योंकि अब सिर्फ वही बचा है। लेकिन इस वक्त आइजक उसका सर काट कर उसे खत्म कर देता है। बाकी बचे हुए लोग अल्टीमेशिया की तरफ भागते हैं, जो जमीन पर घायल पड़ी होती है। इसी दौरान वोल्ट कामुई अभी भी रैग्ना से लड़ रहा होता है और रैग्ना से काफी ज्यादा तेज होने के बावजूद भी उसे काफी मुश्किलें हो रही होती हैं। रैग्ना अपना सब कुछ दे रहा होता है, अटैक, डिफेंस और डॉजिंग, सब कुछ। वोल्ट कामुई अपने क्लोन्स यूज करता है हर डायरेक्शन में अटैक करने के लिए। वो उसे अपनी मर्जी से डायरेक्शन देता है, लेकिन रैग्ना उसके सभी अटैक्स को क्रेजी तरीके से डॉज करता है और फिर काउंटर अटैक करता है। वोल्ट कामुई उसका अटैक ब्लॉक करता है और रिस्क उठाते हुए अपने क्लोन को फ्रीज होने देता है। वो एक और अटैक ब्लॉक करता है और महसूस करता है कि रैग्ना उसे ओवर पावर करना शुरू कर चुका है। रैग्ना उसके दोनों पैर और पूंछ काट देता है, जिससे वो अपना क्लोन छोड़ देता है। रैग्ना फिर रुकता नहीं है। वो अपना सिल्वरिन बढ़ाता है और हंटिंग फ्लैश के साथ वोल्ट कामुई को अटैक करता है। ये देखकर वोल्ट कामुई डिसाइड करता है कि अब वो भी फुल पावर में लड़ेगा। वो अपना क्लोन उठाता है और रैग्ना के अटैक को काउंटर करता है। अल्टीमेशिया उठ जाती है और अब आइजक और बाकी लोग उसके पास पहुंचने लगते हैं। वो अपना डिफेंस करती है, लेकिन नजरीना उसकी सिर में तलवार घुसा देती है, जिससे वो दर्द में चीखने लगती है। इस दर्द से वो रैंडम तरीके से एनर्जी वेव छोड़ने लगती है, जो कई सोल्जर्स को उड़ा देती है और उस अटैक से नजरीना भी उससे दूर हो जाती है। वोल्ट कामुई दूसरी तरफ लैटिन गॉड बैटल आर्ट्स का यूज करती है और ग्रेविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे सभी चीजें नीचे खिंच जाती हैं, यहाँ तक कि अल्टीमेशिया भी। रैग्ना ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वोल्ट कामुई ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अपने क्लोन के साथ फ्यूज हो चुका है, जिससे वो अपने हाथों को ब्लेड्स में बदल देता है। रैग्ना भी अपने आर्म ब्लेड के साथ तैयार होता है, लेकिन वोल्ट कामुई बहुत ज्यादा शार्प होता है। वो रैग्ना के ब्लेड को इतनी तेजी से काट देता है कि रैग्ना को कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो इतनी तेजी से मूव करता है कि रैग्ना ना तो उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर पाता है और ना ही काउंटर। लेकिन किसी तरह रैग्ना एक पंच उस पर हिट करता है, फिर भी उसे पेट में एक जोरदार लात पड़ती है और वो किक भी क्लोन की तरह शार्प हो जाती है और उसे छेड़ देती है। वोल्ट कामुई उसके बाद रैग्ना का सिर काट देता है, जबकि उसका इलेक्ट्रिक चार्ज जमीन पर और ज्यादा बढ़ जाता है। क्रिम्सन का जमीन पर लेटे हुए चोटों के कारण बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। वो स्लाइम की आवाज सुनती है, जो इधर उधर भटक रहा होता है खाने की तलाश में। वो उसे बुलाती है। तभी वोल्ट कामुई के अटैक से एक बड़ा धमाका होता है। उसकी शॉक वेव सब कुछ उड़ाकर रख देती है। रैग्ना का सिर हवा में उड़ जाता है। वोल्ट कामुई अपने पावर्स में अंधा हो चुका होता है, इसीलिए अब वो क्लाउड मोनार्क से मिलना चाहता है, क्योंकि अब वो अपने पीक फॉर्म तक आ चुका है और उसे ढूंढकर उसे और ड्रैगन गॉड को भी मारना चाहता है। रैग्ना उसे सरप्राइज करता है और एक भयंकर हंटिंग फ्लैश के साथ उसे जमीन की गहराई में भेज देता है और उसकी अपनी तलवार भी क्रैक हो जाती है। रैग्ना अपना सिर वापस अपनी बॉडी पर ही लगा देता है और सिल्वरिन का यूज करके खुद को हील करता है। वो अब भी डर में होता है, लेकिन वोल्ट कामुई को अपनी मर्जी से कुछ भी कर
करना नहीं देना चाहता। अल्टीमेशिया जैसे तैसे उस जगह पर पहुंच जाती है जहां वोल्ट कामुई गिरा होता है और उसका नाम चीख कर पुकारती है। वोल्ट कामुई भी चिल्लाकर कहता है कि वो उसकी फाइट में इंटरफेयर ना करे। रैगना पोजीशन ले लेता है और वोल्ट कामुई समझ जाता है कि रैगना वही मूव यूज करेगा जो उनके पहले फाइट में किया था, लेकिन वो ज्यादा चिंता नहीं करता और उसे ऐसा लगता है कि वो इस मूव को हैंडल कर लेगा। वो तेजी से उस पर हमला करता है और उसी दौरान एक एक्स्ट्रा मूव का यूज करके अपने हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक ऐसी फॉर्म जो सूरज तक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे ही रैगना उसके पास पहुंचता है, रैगना सोचता है कि अब उसे अपना सब कुछ लगाना पड़ेगा और एब्सोल्यूट बनना पड़ेगा। उसे अपने हंटिंग फ्लैश और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी वो वोल्ट कामुई को गिराने के लिए काफी नहीं है। उसे साउंड और लाइट से भी ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा और एक ही अटैक में उसे खत्म करना पड़ेगा। वो अपने पावर को मैक्सिमम लेवल तक ले जाता है और वोल्ट कामुई को 2 बार काट देता है इससे पहले कि वो कोई और अटैक कर सके। इतनी ज्यादा पावर रिलीज होती है कि एक बहुत ही भयंकर धमाका होता है जो वोल्ट कामुई को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। क्लाउड मोनार्क ये सब देख रहे होते हैं और बताते हैं कि वोल्ट कामुई ने अपने सभी एनिमीज को स्पीड से हराया था और आखिर में उसे भी रफ्तार ने हरा दिया। जैसे ही वो मरता है उसे याद आता है कि उसने हर पावर को चुराया था जो उसे मिले थे और उसे अपना बना लिया था, लेकिन वो रैगना की पावर को चुरा नहीं सकता। उसे ये भी समझ नहीं आता है कि वो उस पावर को कैसे हासिल कर सकता है। वो अपना क्लोन रैगना पर फेंकता है लेकिन रैगना उसे अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और फिर जमीन पर गिर जाता है। अल्टीमेशिया ये सब देख रही होती है और शौक रह जाती है कि वोल्ट कामुई अब मर चुका है। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती है, ना ही इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाती है। वो जोर से चीखने लगती है और एक भयंकर अमाउंट में मैजिक रिलीज करती है जो वक्त को रोक देता है। जब वो इस बात को महसूस करती है कि उसकी पावर वापस आ गई है और वो टाइम को रिवाइंड करके सबको वापस ले आएगी, लेकिन जैसे वो ऐसा करने की कोशिश करती है, स्टारलिया की यूनिट में जो लड़की थी वो उसके दिल में गोली मार देती है क्रिम्सन की गन से। क्रिम्सन ने उसे यही काम दिया था जब उसने अल्टीमेशिया को टाइम रिवाइंड करने की बात के बारे में सुना था, तो उसके मन में डाउट आया अगर उसने ऐसा करने दिया तो वो अपने साथियों को फिर से देख पाएगी। लेकिन उससे पहले कि वो कुछ समझ पाती गोली चल जाती है। वो अपने घुटनों पर गिर जाती है और अपने किए पर बहुत ज्यादा रोने लगती है, जबकि अल्टीमेशिया जमीन पर मर जाती है। उसके बाद क्रिम्सन अपना दिल फिर से लॉक कर देती है और अपनी मोनार्क बॉडी छोड़कर अपने ओरिजिनल रूप में वापस आ जाती है। बैटल फील्ड एकदम शांत हो जाता है जहाँ सोल्जर्स की लाशें टुकड़ों में बिखरी होती है। ये सीन देखने के लायक नहीं होता, क्रिम्सन के लिए भी नहीं। रैगना एक कोने में बैठा होता है, अपनी बची हुई तलवार का टुकड़ा पकड़े हुए उसे घूरता है। उस वक्त उसे अपने फ्यूचर सेल्फ का विजन आता है जो पूछता है कि क्या उसे कोई पछतावा है। रैगना कहता है कि नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि वो उन सब के बिना जीत भी नहीं पाता, लेकिन हाँ उसे दुख जरूर है। उसका फ्यूचर सेल्फ उसके पास आता और क्रिम्सन में बदल जाता है। वो पूछता है क्या वो दुख के कारण सब कुछ छोड़ देगा। रैगना कहता है कि नहीं, वो दुख बर्दाश्त कर सकता है लेकिन वो ड्रैगन्स को मारना कभी बंद नहीं करेगा, चाहे वो अकेले क्यों ना हो। फिर क्रिम्सन उसे जगाता है और रैगना कैप्सूल के अंदर उड़ता है। क्रिम्सन और गोलेम उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ स्टारलिया सो रही होती है। नजरीना, इस्लाम और आइजैक भी वहाँ होते हैं। क्रिम्सन बताते हैं कि स्टारलिया को ऑल्टोजोरा के पूजन से पूरी तरीके से हील कर लिया गया है। जब आइजैक बैटल फील्ड में ऑल्टोजोरा को खत्म करने वाला था तब ऑल्टोजोरा ने एक एंटीडोट दिया था। रैगना उसके ब्लड के पास जाता है और उसे याद आता है कि जब स्टारलिया ने उसे कहा था कि वो उसके साथ रहे क्योंकि वो नहीं चाहती कि रैगना अकेला और दुखी हो जाए। रैगना इतना खुश होता है कि उसे जिंदा देखकर वो रो पड़ता है और वो कहता है कि वो एक दिन जरूर जागेगी और उसके लिए एक नई तलवार बनाएगी जैसा उसने प्रॉमिस किया था। उसके बाद रैगना अपने जरूरत की चीजें पैक करता है और निकल पड़ता है अगले ड्रैगन ब्लड लैंड का शिकार करने। तो दोस्तों इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है और इसका कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि जितना कुछ था मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। एंड कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को इसका सबसे मजेदार पार्ट कौन सा लगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप ऐसे मजेदार एनिमेस को मिस ना कर सको। एंड मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में।